एवरीवन, वेलकम टू IGS लॉ क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे लिमिटेशन एक्ट के एमसीक्यूज, और जो कि आपको पता ही है हरियाणा का एग्जाम आने वाला है, तो हरियाणा में लिमिटेशन एक्ट भी आता है। तो जो एमसीक्यूज हम कर रहे हैं इसमें वैसे आंसर आपको रिफ्लेक्ट होंगे, बट ट्राई टू जस्ट कीप इन योर माइंड कि आप आंसर को ना देखें और उसके हिसाब से पहले अपने आंसर दें। और ये जितने भी एमसीक्यूज हैं, लगभग 160 एमसीक्यूज हैं। आई एम श्योर इसको करने के बाद एटलीस्ट आपको हरियाणा में इससे संबंधित क्वेश्चंस मिलेंगे ही। तो एटलीस्ट वॉच फुल वीडियो सो दैट एटलीस्ट आपको लिमिटेशन एक्ट का एक कंप्लीट आइडिया इसी लेक्चर में मिल जाएगा। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जिसमें हम लिमिटेशन एक्ट के एमसीक्यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटेशन एक्ट 1963 में कुछ प्रिलिमिनरी सेक्शंस हैं, उसको करते हैं। सेक्शन 1 एंड 2 इसमें हम देखेंगे। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द लिमिटेशन एक्ट वाज ब्रॉट इनटू फोर्स इन, कौन सी डेट ईयर बता रखा है बल, लेकिन आपको पता क्या होना चाहिए, इसका डेट भी पता होना चाहिए। दैट इज द आंसर इज ए 1964। काइंडली म्यूट योर माइक प्लीज एवरीवन। जहां से शोर आए प्लीज वो अपना माइक म्यूट कर लेना, बाकी सब लोग आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। बिकॉज आई वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट इन दैट, सो दैट आप लोग इसका अपना जब बोलेंगे तो माइंड में भी रहेगा। बट गाइस, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द डेट ऑफ एनफोर्समेंट? 1st January 1964। 1 जनवरी 1964। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। हरियाणा नहीं में आएगा तो कहीं और तो आने ही है, ठीक है, ये याद रखेंगे। देन वी हैव अ सेकंड, लिमिटेशन एक्ट में कितने सेक्शंस हैं और कितने आर्टिकल्स हैं? हाउ मेनी? टेल मी विदाउट, आई एम नॉट शोइंग योर आंसर। So 31 sections and 137 articles. वैसे अगर देखा जाए 32 सेक्शंस है, लेकिन लास्ट वाला रिपील्ड है, और 137 आर्टिकल्स हैं। तो अब इसमें से आपको बेस्ट आंसर देखना है। बेस्ट आंसर क्या होगा? यहाँ 32 तो कहीं दे नहीं रखा, तो इसलिए 31 हो जाएगा, बिकॉज लास्ट वन इज रिपील्ड। ओके, देन वी हैव ये स्टेटमेंट है, इसको आपको क्लियर करना है, ठीक है। देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। देयर इज अ फॉलोइंग और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लिमिटेशन एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है? क्या स्टेटमेंट ये सही है गलत है? देयर शुड नेवर बी एन एंड ऑफ लिटिगेशन। False. ये तो गलत है। देयर शुड बी एंड ऑफ लिटिगेशन होना चाहिए। नेवर लिखा है ना, तो बल्कि लिटिगेशन को तो खत्म करने के लिए बनाया गया, ताकि लोग बेकार के अपने केस गड़े मुर्दे ना लेके आ जाए। और ये क्या ठीक है, विजिलेंसी बस, नॉन डोरमेंसी बस, जूरा सब वेरिएंट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्सिमम लिमिटेशन का, ठीक है। तो ये पहली सेकंड बात तो ठीक है ही। थर्ड देखते हैं, इट बार्स ए जुडिशियल रेमेडी, रेमेडी को रोकता है, बिल्कुल ठीक है। बट सब्सटेंटिव राइट इटसेल्फ सर्वाइव, बिल्कुल ठीक है, राइट फिर भी बना रहता है। एंड कंटिन्यूज टू बी अवेलेबल इन अदर वेज। तो आई थिंक द आंसर शुड बी, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो ये दोनों 2 और 3 होना चाहिए। अब आंसर देख लेते हैं। ओके, द आंसर इज बी, ठीक है। विद एक्सप्लेनेशन करेंगे, जहां पे हमें लगेगा क्विकली चलना है तो क्विकली भी चलेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस द यूनिफॉर्म लॉ ऑफ लिमिटेशन, सबसे पहला लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल अलाइक टू कोर्ट एस्टैब्लिश्ड बाय द रॉयल चार्टर एंड अदर कोर्ट वाज मेड बाय। अब इससे पहले कौन सा एक्ट था? लिमिटेशन एक्ट से पहले हमारे पास 1908 था, लेकिन क्या उससे पहले भी था? यस, बिल्कुल था, 1859 था, ठीक है। ये आप याद रखना, क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, क्योंकि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से है, बट फिर भी कीप इन माइंड 1859, आंसर इज सी। नाउ देन वी हैव फिफ्थ क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 डिफाइंस, एप्लीकेंट कहाँ डिफाइन किया गया है? एप्लीकेंट तो 2A में ही दे रखा है, राइट। और एप्लीकेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है? क्या पेटिशन इंक्लूड होती है एप्लीकेशन में? Yes. Yes sir. में रखेंगे आप, ठीक है। नाउ एज पर द सेक्शन 2C ऑफ लिमिटेशन एक्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स। अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज की जो डेफिनेशन है कई जगह अलग है या सेम है सब जगह? ठीक है, लेकिन हमें किस हिसाब से आंसर देना है। अगर आप क्या नाम है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, वहां अलग डेफिनेशन हो सकती है। तो लेकिन यहाँ पर हमारा 2C में लिमिटेशन एक्ट की जो डेफिनेशन है, हुंडीज और चेक्स को कवर किया गया है, ठीक है, हुंडीज और चेक्स।
नाउ लिमिटेशन एक्ट्स बार, व्हाट, इसमें क्या बार किया जाता है? रेमेडी बार होती है, ना कि राइट। राइट हमेशा सर्वाइव होता है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं जहाँ पे आपका राइट भी एक्सटिंग्विश हो जाएगा? विच सेक्शन? 27. 27. ठीक है, 27 में है। नाउ पीरियड ऑफ लिमिटेशन मींस, पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होता है? द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन बाय शेड्यूल टू द लिमिटेशन एक्ट, या पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ लिमिटेशन एक्ट। आप मुझे बता सकते हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो कंप्यूटेड जो है वो कहाँ, कौन से सेक्शन तक कंप्यूट करने की बात की गई है? विच सेक्शंस? 4 to 24. 4 to 24 है जहाँ पे कंप्यूट किया जाता है, अल्टीमेटली निकाला जाता है। बट ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पीरियड ऑफ लिमिटेशन की बात कर रहा है सर, ठीक है, ये प्रिस्क्राइब पीरियड की बात नहीं कर रहा है। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एनी सूट, ऑफ कोर्स की बात है, हमारे लिमिटेशन एक्ट में सूट की बात की गई है, अपील की बात की गई है और एप्लीकेशंस की। एंड एप्लीकेशन इंक्लूड्स व्हाट? पिटीशन। Petition. ठीक है, तो ये अभी शेड्यूल की वो पूछ रहा है कि, तो इसका आंसर होना चाहिए ए ओनली, ठीक है, ए ही है इसका आंसर। कंप्यूटेशन आएगा, प्रिस्क्राइब पीरियड जो निकालना होगा तब आएगा सेक्शन 4 to 24। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा वो पूछना क्या चाहता है, इसलिए इसका आंसर सी नहीं है। नाउ फॉर द पर्पस ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963, अब देखो यहाँ है ना प्रिस्क्राइब पीरियड। प्रिस्क्राइब पीरियड मींस क्या होगा यहाँ पर? प्रिस्क्राइब पीरियड क्या होता है? पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अब वो कंप्यूटेड कहां से कहां तक होता है? सेक्शन 4 to 24। ओके गाइस, तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं लिमिटेशन के और सीधे क्वेश्चन होंगे। लिमिटेशन ऑफ सूट, अपील और एप्लीकेशन। अब आपको ये पता ही है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर था, ठीक है, उसमें सेक्शन 3 में सूट भी कवर होता है, अपील भी और एप्लीकेशन, राइट, उससे संबंधित ये क्वेश्चंस हैं। नाउ सेक्शन 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई टू व्हाट? इस पे अप्लाई नहीं होता है, सूट पे तो अप्लाई होता है, Execution procedure. होता है, इस पे भी अप्लाई होगा क्योंकि एप्लीकेशन है। एग्जीक्यूशन पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि एग्जीक्यूशन में ऑलरेडी काफी लंबा समय दिया होता है। अच्छा, सेक्शन 5 किस किस पे अप्लाई होता है? ये किस किस पे अप्लाई नहीं होता है? कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले किस पे अप्लाई होता है? एप्लीकेशन और अपील पे। क्या सूट पे अप्लाई होता है? Suit और execution पे no. नहीं होगा, ना ही एग्जीक्यूशन पे अप्लाई होगा क्योंकि ऑलरेडी टाइम दे रखा है ज्यादा, तो ये इन दोनों पे अप्लाई नहीं होता। सेक्शन 5 कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, अपील और एप्लीकेशन पे अप्लाई होता है। लेकिन सेक्शन 3 की जब बात कर रहे हैं तो बार करता है कोई भी अगर टाइम पीरियड के बाद अगर शूट लेके जाया जाएगा, अपील लेके जाएगी एप्लीकेशन, कोर्ट क्या करेगा? डज नॉट अप्लाई, ठीक है, सॉरी यहाँ लिखा डज नॉट अप्लाई, ठीक है, किस पे अप्लाई नहीं होता? तो ये एग्जीक्यूशन पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, बाकी इन चीजों पे अप्लाई हो जाएगा। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, द कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू कंसीडर द क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन। क्या क्या चीज कोर्ट कंसीडर करेगी सेक्शन 3 में? अच्छा एक बात बताइए, अगर सेक्शन 3 में, सेक्शन 3 जो है, अगर इसमें डिफेंडेंट ने अगर कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया है अबाउट द लैप्स और एक्सपायरी ऑफ द लिमिटेशन पीरियड, तो कोर्ट क्या खुद उसको जांच पड़ताल करेगा या कोर्ट चलने देगा? कोर्ट की ड्यूटी है या नहीं है? करेगा। Yes, It is the sir. duty of the court. तो कोर्ट भी है, कोर्ट की भी ड्यूटी बनती है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन है ये। द कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू कंसीडर क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन, बिल्कुल कोर्ट देखता है, ठीक है। आपने देखा होगा सेक्शन 3 में लिखा है, चाहे डिफेंडेंट ने अपना उसको डिफेंस ना रिजेक्शन के लिए ग्राउंड ना भी बनाया तो भी कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा, डिसमिस कर देगा सूट को, अगर एप्लीकेशन को और अपील को, इफ इट इज बियॉन्ड पीरियड। तो इसका आंसर होगा ओनली व्हेन द ऑब्जेक्शन टू लिमिटेशन इज टेकन रेज्ड बाय द डिफेंडेंट। क्या ये हो सकता है? तो इसका आंसर ये तो होगा नहीं। दूसरा देखते हैं, ओनली व्हेन द डिफेंडेंट डज नॉट कंटेस्ट द क्लेम, ये भी नहीं होगा। ओनली व्हेन द डिफेंडेंट डज नॉट एडमिट हिज लायबिलिटी, तो इसका आंसर होगा, यानी कोर्ट जो है सुमोटो भी, कोर्ट जो है सुमोटो भी एक्शन ले सकती है, इवन द डिफेंडेंट हैज नॉट टेकन एन ऑब्जेक्शन ऑफ लिमिटेशन, ठीक है, चाहे डिफेंडेंट ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया हो। ओके गाइस, तो आंसर इज डी। लेट्स प्रोसीड फर्दर। नाउ फॉर द पर्पस ऑफ
For the purpose of Limitation Act, a suit is instituted when, कब माना जाएगा suit institute हुआ? In an ordinary case, when the plaintiff is presented to the proper court, plaintiff is presented to the proper court. Limitation Act में suit कब माना जाएगा institute हुआ? जब वो proper officer के पास जाएगी. माना जाता है नहीं माना जाता है? हाँ जी, Yes, sir. ये तो माना ही जाता है. और इसका 2 क्या कहता है? In case of the pauper, अगर कोई pauper suit file करता है, when it is application for leave to sue has been made as a pauper, जब वो application लगाई गई है, ठीक है, application is made, and then we have in the case of the claim against the company is being wound up by the court when the claimant first send in the claim to the official liquidator. ठीक है, कंपनी के मामले में क्यों कौन होता है? ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है. तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? सारे होने नहीं चाहिए, ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए. तो आंसर इज डी. ठीक है, ऑल ऑफ द अबव. Let's proceed further. Now then what we have, for the purpose of this act, in a suit for pauper, the suit shall be deemed to be instituted on when, कब माना जाएगा कि suit institute हुआ है? हाँ जी बताइए, कब माना जाएगा? So when application to sue as a pauper is made. Made, ठीक है, जब pauper made करता है, application लगाता है कोर्ट में, ठीक है, तब से माना जाता है. When the application to leave to sue as a pauper is allowed, allowed वाली बात नहीं है. When the suit is registered, नहीं. Is the court of to decide the date of institution? The answer is no. सिर्फ यही लिखा है आपका, डायरेक्ट आप पढ़ सकते हैं. तो आंसर इज ए. Now section, अब ये क्वेश्चन नंबर 5, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट आर कैसे है? मैंडेटरी है, डिस्क्रिशनरी है, या डायरेक्टरी है, परमिसिव है? आंसर इज मैंडेटरी. द कोर्ट हैज टू फॉलो इट. कोर्ट को फॉलो ही करना है. अगर लिमिटेशन पीरियड से ज्यादा एक्सपायर हो गया किसी सूट में फाइल करने में, द कोर्ट विल डिसमिस इट. कोर्ट ऐसा नहीं, मैंने आपको बताया था, कोर्ट अपनी मर्जी नहीं कर सकती कि भाई यहाँ 3 साल की जगह 4 साल कर दे. कोर्ट कैन नॉट डू दैट. नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन. As per section 3 of the Limitation Act, in a suit instituted after the prescribed period of the limitation, the plea of limitation may be, क्या मांगी जा सकती है? हाँ जी, waived by the defendant, cannot be ignored, and such suit shall be dismissed ही होगा. ठीक है, waived by both the parties, ये भी नहीं हो सकता. दोनों पार्टी कहें कि हम रेडी हैं, 3 साल हो गए थे, हम 4 साल में आ गए तो भी हम खुश हैं. ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लॉ है, लिमिटेशन है, prescribed period जो है, that has to be strictly construed. Okay, हाँ जी, समझ में आ रहा है? हाँ जी गाइस, कम ऑन, समझ में आ रहा है? थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को 160 कवर करने हैं 2 घंटे में. नाउ काउंटर क्लेम. काउंटर क्लेम की बात कहाँ की गई है? कौन सा सेक्शन में की गई है? बताइए जल्दी से, कम ऑन. 3(2)(b). ठीक है, सेक्शन आप याद कर लेंगे. अच्छा, काउंटर क्लेम और सेट ऑफ दोनों की बात की गई है सेक्शन 3 में ही. काउंटर क्लेम क्या होता है? काउंटर क्लेम जब डिफेंडेंट ये कहता है कि भाई मेरे को इससे नहीं बल्कि मुझे इससे पैसे लेने हैं, काउंटर क्लेम. तो काउंटर क्लेम, अच्छा आप एक बार बताइए, काउंटर क्लेम जो होता है उसका रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन होता है या नहीं होता है, या सेट ऑफ का होता है? Counter claim. काउंटर क्लेम का नहीं होता है, सेट ऑफ का होता है. Who has committed this mistake? यामिनी. यामिनी है तो बहुत बड़ा ब्लंडर है. ठीक है, सेट ऑफ का होता है रिलेशन बैक, आई मीन पीछे वाले डेट से होगा. काउंटर क्लेम जो होगा जिस दिन कोर्ट में वो काउंटर क्लेम किया है. ठीक है, तो सेक्शन 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड कब माना जाता है? ऑन द सेम डे व्हेन द सूट इन विच द काउंटर क्लेम इज मेड हैज बीन फाइल्ड. नहीं, गलत. ऑन द डे, सेम डे नहीं है ना, सेम डे गलत कर रहा है यहाँ पर. On the day on which the counter claim is made in the court, this is the right answer. बेरेट को देख लेना आप. ठीक है, Yes, sir. इधर ए और बी whichever is beneficial. ऐसी तो कोई बात लिखी नहीं है. देखो सारे क्वेश्चन आंसर ना आपको एमसीक्यू के बेरेट में से ही मिलेंगे. आई कैन गारंटी यू, अगर आपने अपने जितने भी सब्जेक्ट है हरियाणा के, उनके अगर सिर्फ और सिर्फ अगर आप बेरेट भी पढ़ के चले गए तो आई कैन गारंटी यू 125 में से आपके पास जीके के मैं मान के चलता हूँ 10-5 क्वेश्चन हटा लेते हैं. इंग्लिश के 5-10 क्वेश्चन अगर हटा भी दें तो 20 क्वेश्चन हटा देते हैं, मान के चलते हैं. अब बचे कितने? 105 क्वेश्चन. 105 में से एटलीस्ट 85 to 90 डायरेक्ट बेरेट्स होंगे. आई कैन गारंटी यू.
90 के आसपास आपके 85 to 90 क्वेश्चन, नहीं तो आप आई कैन चैलेंज इट टू यू, वापस जब आओ जिस दिन पेपर देके चेक कर लेना, 85 to 90 जो हमने जितने भी सब्जेक्ट है उनके बेरेट से होंगे, देख लेना चाहिए आप इसको, ठीक है। तो इसलिए बेरेट जिसको पता है he will not commit a mistake. आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, for the purpose of the limitation act which of the following claims shall be treated as a separate suit? Shall be treated as separate suit. अच्छा एक बात बताओ, काउंटर क्लेम अपने आप में सेपरेट सूट ट्रीट होता है नहीं होता है? होता है। क्या सेट ऑफ होता है? ये भी होता है। तो आंसर इज सी, ठीक है। दोनों को सेट ऑफ और काउंटर क्लेम को सेपरेट सूट माना जाता है। सेट ऑफ क्या होता है? भाई मुझे आपसे 10,000 लेने हैं, आपको मुझसे 5,000 लेने हैं, आप एक काम कीजिए 5,000 दे दीजिए बस। काउंटर क्लेम क्या होता है? अल्टीमेटली उसके क्लेम को तो खारिज कर रहा है दूसरी पार्टी यानी डिफेंडेंट, अपना ही क्लेम बता रहा है। ओके और अगर हम इसको सीपीसी में पढ़ेंगे तो कौन से ऑर्डर में दिया हुआ है सीपीसी में सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम? 8. ऑर्डर नंबर 8। रूल नंबर बता दीजिए जल्दी से। 6A 6 और 6A दोनों पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। वेयर अ काउंटर क्लेम बाय द डिफेंडेंट इज इन पेंडिंग सूट इज गवर्न बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन। Whether a counter claim by the defendant in the pending suit is governed by the law of limitation? बताइए आंसर। अरे लिमिटेशन में तो दे ही रखा है, सेक्शन 3 में दे Yes, रखा है। sir. बहुत सिंपल सा है, नीचे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। Any claim by way of set off or counter claim shall be treated as separate suit. आसान सा क्वेश्चन है। Now limitation act applies to what? Suit, appeal, application पे अप्लाई होता है, और एक बार बाद में बोलना पेटिशन पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। लिखा नहीं है डायरेक्ट लेकिन होता है उस पे भी। Now if any period of limitation is to be excluded from the prescribed period of limitation, अगर कोई पीरियड एक्सक्लूड करना है prescribed period of limitation में से, the party necessary has to satisfy an appropriate provision from which section? यहाँ लिख देंगे 4, यहाँ लिख देंगे 24। आंसर इज ए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इस बार भी, ठीक है। Now which section is based on the principle of lex non cogit ad impossibilia? ये मैक्सिमम हमने मिस कर दिया है, लेकिन इस मैक्सिमम का मतलब ये है कि भाई जिस दिन कोर्ट ओपन होगी तो आप उस दिन सूट फाइल कर सकते हैं, आई मीन एप्लीकेशन या सूट आप फाइल कर सकते हैं। ये सेक्शन 4 पे है, ठीक है। एक बार इसका लिटरली मीनिंग हम देख लेंगे बाद में। तो सेक्शन 4 पे है ये। कोर्ट जिस दिन रीओपन होते हैं उस दिन यू कैन फाइल अ सूट और एप्लीकेशन। Now where the prescribed period for any suit, appeal or application expires on the day, जिस दिन वो खत्म होता है और उस दिन कोर्ट बंद है, the suit, appeal or application may be instituted, preferred or made on the day when the court reopens, yeah, at the residence When court reopens. आंसर इज ए, जब कोर्ट रीओपन होगा। अच्छा उस दिन कोर्ट में 1 घंटे की स्ट्राइक थी, 1 घंटे के लिए वकील साहबों ने स्ट्राइक कर दी, तो कोर्ट बंद माना जाएगा, ओपन माना जाएगा? Close. इसको क्लोज माना जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा एक बात बता दीजिए, एडवोकेट साहब जब स्ट्राइक करते हैं सब लोग हम मिलके, क्या वो अपना हमारा फंडामेंटल राइट है या नहीं है? No. No. कौन सा केस है, कौन से केस में हरीश कहा है? उत्पल। हरीश उत्पल केस। हरीश उपल केस, याद रखना। अच्छा अगर वकीलों के अलावा और अगर हम बात करें, whether the right to strike is it a fundamental right or not, कौन सा केस है? टी रंगराजन। राजन, ठीक है। टी के है या आर है? टी के रंगराजन, टी रंगराजन। बीच का इनिशियल देख लेना, टी रंगराजन वर्सेस स्टेट ऑफ व्हाट? तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक है। ओके 2 लाख एम्प्लॉय अपना स्ट्राइक पे चले गए थे ना। आगे चलते, द प्लेंट फाइल द नेक्स्ट डे आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल नॉट बी barred by टाइम। प्लेंट फाइल करा है नेक्स्ट डे आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल नॉट बी barred by टाइम इफ द plaintiff was outside India। चलो इसका आंसर आप बताइए। इफ द plaintiff was outside India on the last date of limitation, if the plaintiff was unwell and suffering from viral fever, last date of limitation, या फिर if the court was closed for half an hour on the last day of limitation, if the advocate of the plaintiff forget to file,
द प्लेन ऑन द लास्ट। भाई देखो ये छोटी मोटी भूल को तो आप हटा ही देना, वकील साहब भूल गए, फाइल नहीं करा, गलत। और दो क्या थे, इफ द प्लांटिव वाज आउटसाइड इंडिया ऑन द लास्ट डेट, वो इंडिया से बाहर है तो वो एक्सक्लूड हो जाता है टाइम, लेकिन वो लास्ट डेट की बात नहीं करता, तो ये भी नहीं होगा। इफ द प्लांटिव वाज अनवेल एंड सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर, अगर वो बहुत बीमार है तो डेट एक्सक्लूड होता है, वो भी कहां पर, कौन सा सेक्शन में कोर्ट इसको कंसीडर करती है, 5 में सेक्शन 5 में कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, सेक्शन 5 में। ठीक है, तो अगर हम 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे इसको, तो इसका आंसर निकल के आएगा सी। सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज टू व्हाट, क्या सूट पे अप्लाई होता है, आंसर इज नो। तो किस पे अप्लाई होता है, अपील और एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या एग्जीक्यूशन पे अप्लाई होता है, द आंसर इज नो No, sir. सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज टू व्हाट, अब इन C, तीनों में से appeal. देखना है, तो इसमें से अपील पे अप्लाई हो रहा है। अभी देखो एमपी में भी आया था ये आपके रिसेंटली 2018 में। ठीक है, सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई टू व्हाट, सूट पे अप्लाई नहीं होता है, इस पे तो होता ही नहीं है, एग्जीक्यूशन पे भी नहीं होता है, और Days. पेटिशन, इस ये कैसे पता लगा आपको, ये कहाँ लिखा है, 28, 29. 29 में लिखा है। ठीक है, 29 ऑफ व्हाट, Limitation. लिमिटेशन एक्ट, कौन सा क्लॉज है, 2. 3 होगा आई Two. गेस, देखो हाँ जरा सर, 3 3 है। होगा। अरे 2 तो Yes, बड़ा sir, सा three. है, 2 में तो स्पेशल और लोकल लॉ कर रहा है, कल ही तो पढ़ाया, Yes, sir. आज ही भूल गए। 3. अरे मेरे से भी वीक याद है आपकी तो। ठीक है, कल ही तो पढ़ा मैं चलो याद रखो करो थोड़ा, बल्कि मैं बहुत, मेरी मेमोरी बहुत शार्प नहीं है, बहुत वीक मेमोरी है मेरी। नाउ बार ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज टू व्हाट, बार ऑफ लिमिटेशन अप्लाइज टू, किस पे अप्लाई D. होता है, अपील, सूट और एप्लीकेशन, डी सब पे अप्लाई होता है। तो now provision for the condonation of delay on the ground of sufficient cause, it is under section 5 में लिखा है condonation of delay। A party who prays for the condonation of delay under section 5 has to establish that, क्या क्या establish करना पड़ेगा, देखो उसको ये बताना पड़ेगा ना, he has to give what, अगर आप condonation of delay के लिए कोर्ट में जा रहे हैं तो आपको क्या बताना पड़ेगा, you have to show sufficient cause, right, you have to show that there was a sufficient cause। sufficient cause अब कब साबित कर पाएंगे, जब आप विजिलेंट हैं, सतर्क थे, आपकी तरफ से कोई नेग्लिजेंस नहीं थी, एंड नो लैक ऑफ बोनाफाइड ऑन हिज पार्ट, ये सारी चीजें सिद्ध कर देंगे तो आपको सफिशिएंट कॉज के आधार पर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले में एक्सटेंशन टाइम मिल जाएगा सेक्शन 5 में, आंसर इज डी। Now the provision of section 5 of the act, extension of the prescribed period are not applicable to what, आंसर इस सूट पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, सूट पे अप्लाई नहीं होगा। Then we have condonation of delay under section 5 of limitation act can be claimed as a matter of right, answer is no। भाई एज अ मैटर ऑफ राइट मांग सकते हैं, कोर्ट के सर पे चढ़ जाएंगे क्या आप, बिल्कुल नहीं, ये तो कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पावर है, मैटर ऑफ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, सफिशिएंट कॉज फॉर डिले हैज टू बी शोन। अब एक देखो ये दोनों चीजें आंसर सिमिलर से लग रहे हैं, लॉजिकली अप्लाई हो रहे हैं, तो व्हाट यू विल गिव द आंसर, सो वैसे तो बी एंड सी दोनों ही करेक्ट आंसर होंगे। दोनों करेक्ट आंसर है वैसे ही, लेकिन अब आपको बेस्ट आंसर चूज करना है, हरियाणा में आएगा तो क्या करोगे, सफिशिएंट कॉज होने से, तो आपको देखो एम्फसाइज क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ इसमें है ना एक तरीके का, कि भाई तेरे को सफिशिएंट कॉज बताना फॉर द डिले हैज टू बी शोन। वैसे इसका आंसर ये चैलेंज होगा क्वेश्चन ना, इट हैज टू बी चैलेंज। यस सर। अब ये चैलेंज होगा तो ये इसका आंसर बी और सी बन जाएगा, लेकिन अब ये पुराना है तो इसलिए बेस्ट इन दोनों में से भी अगर आपको चुनना हो तो ये चुनना, और अगर चैलेंज होगा तो आपको एक नंबर फायदा का मिल ही जाएगा। तो आंसर इज सी लग रहा है बेटर देन बी, हाउएवर इसका सफिशिएंट कॉज होगा तभी तो कोर्ट डिस्क्रिशन भी तो आएगी उसमें। हाँ जी, अगर हाँ सफिशिएंट कॉज है, नहीं है तो फिर डिस्क्रिशन कैसे होगी कोर्ट की? नहीं फिर भी, लेकिन अप्लाई दोनों ही हो रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों अप्लाई हो रहे हैं। पहले तो आपको सफिशिएंट कॉज ही लेके जाना है, देन द कोर्ट विल अप्लाई डिस्क्रिशन। ठीक है, फर्स्ट तो जो हाँ बेस्ट आंसर इसका सी ही है, बेस्ट आंसर इसका सी ही है, लेकिन बी भी गलत नहीं है,
भाई ऐसा तो आपने देखा हर पेपर में चैलेंज होते, तो ये भी चैलेंज हो जाएगा। या तो इनको एक क्वेश्चन इस तरीके से ड्राफ्ट नहीं करना चाहिए कि दो में से है, तो आंसर बी भी 100% आंसर बी भी है, क्योंकि वहां पे भी हमने क्या पढ़ा, मैंडेटरी नहीं होता, डिस्क्रिशनरी होता, राइट नहीं होता। राइट नहीं है तो डिस्क्रिशनरी तो होता ही है फिर। ठीक है ना। सेक्शन 24। हाँ जी, नहीं तो कुछ नहीं। Section 24. Select correct one of the following. An appeal filed after the prescribed period, the limitation shall not be admitted. Correct ढूंढना है, ठीक है। An appeal filed after the period of limitation shall not be admitted. हो सकती है, shall not नहीं होएगा, तो ये हो सकती है कहाँ पे, Section 5 में, condonation of delay. Any suit filed after the prescribed period of limitation shall be admitted. बिल्कुल गलत बात कर रहा है, नहीं होगा। सर No ए suit ट्रू है shall ना, be- ए तो सर ऑप्शन ए तो सही है, क्योंकि 5 अपील पर तो अप्लाई नहीं होता। Section 5 तो अपील पे अप्लाई होता है, अपील और एप्लीकेशन। सर सूट्स पर, हाँ ठीक है ठीक। No suit shall be admitted after the prescribed period of limitation. No suit shall be admitted after the prescribed period of limitation. ये ठीक है, ये साफ साफ मना कर रहा है ना, सूट नहीं एडमिट होगा, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर इज सी। हम नीचे वाला देख लेते हैं। एप्लीकेशन फाइल आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन shall not be admitted even if the sufficient cause for delay shown. ये हो जाएगा, तो आंसर इज सी। नाउ सेक्शन 25 देखते हैं। एजर्शन सेक्शन इस तरीके के क्वेश्चन आजकल ज्यादा आते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। Section 5 of the Limitation Act 1963 empowers the court to admit of suit after the prescribed period of if the plaintiff satisfies the court. ये तो गलत है, that he had sufficient cause for not instituting a suit. इसका लॉजिक क्या होता है, क्यों कोर्ट एडमिट नहीं करेगी? हाँ जी, सूट को क्यों कोर्ट अलाउ नहीं करती है अगर आप लिमिटेशन पीरियड के बाद आए हैं, पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाद आए हैं, तो कोर्ट क्यों रिजेक्ट कर देती है, डिसमिस कर देती है? कोर्ट क्यों यहाँ पर उसका रीजनेबल कॉज या सेटिस्फाइड जब तक कोर्ट ना हो जाए, कारण क्यों नहीं सुनती है कोर्ट यहाँ पे? हाँ जी बताइए, सेक्शन 5 में सूट वर्ड क्यों नहीं लिखा है? Because in matters of suit there is already a bigger period of limitation is given. ऑलरेडी इतना लंबा समय है, लॉन्ग टाइम दिया हुआ है, उसके बाद भी आप नहीं आए पा तो घर बैठिए आप। ओके, तो दैट इज असर्शन जो है ये गलत है फिर, क्योंकि सेक्शन 5 में तो सूट की बात नहीं की गई, तो ए तो गलत हो गया, असर्शन गलत है। रीजन देख लेते हैं। इवन एन अपील में बी एडमिटेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इफ द एप्लीकेंट शो सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट प्रेफरिंग द अपील। अपील में टाइम कम होता है, अपील में टाइम कितना होता है, या तो 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, मैक्सिमम 120 दिन, तो ये तो कम टाइम है ना, तो इसलिए इसमें अलाउड हो जाता है। तो आंसर इसका होगा ए गलत है, आर ठीक है। कहीं है ऐसा कुछ? ए एंड आर बोथ नहीं, तो ये आंसर ए ट्रू, आंसर इज डी। सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज टू व्हाट? अपील एंड एप्लीकेशन पे अप्लाई होता है। सेक्शन 5 की बात कर रहा है ये, तो अपील एंड एप्लीकेशन, सूट पे अप्लाई नहीं होता, एग्जीक्यूशन अप्लाई नहीं होता। देखो दिल्ली में भी आया हुआ है क्वेश्चन 2014 में, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, गलती मत कर देना, बहुत ध्यान से पढ़ना। जनरली 5 और 3 पे तो क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं। As per section 5 of the prescribed period of limitation may not be extended in case of, किस मामले में नहीं होगा? सूट लिखा होता तो सूट आंसर हो जाता, अब इसमें नहीं होगा, एप्लीकेशन आई मीन एग्जीक्यूशन पे नहीं होगा। Section 5 of limitation does not apply to what? सूट, एग्जीक्यूशन, डाइवोर्स। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, देखो रिपीट हुआ है, डीजीएस में दोबारा आ गया था 2014 में। नाउ ग्राउंड फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, इनमें से कोई ग्राउंड हो सकता है क्या? गरीबी ग्राउंड है, आंसर इज नो। सिकनेस है, सिकनेस हो सकती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा गंभीर प्रॉब्लम होनी चाहिए तब हो सकती है। इलिटरेसी होगी नहीं। अब गरीब है, अनपढ़ है, इससे क्या फर्क पड़ता है? कानून ने आपको हेल्प करने के लिए दिया तो है फ्री लीगल एज, तो आंसर इज नन ऑफ द अबव। Now provision of section 5 of the Limitation Act for the extension of the period prescribed are applicable to what? Applicable to what? Suit, application, ये तो बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन,
नन ऑफ द अबव हो जाएगा, लेकिन घुमा के पूछा इस बारी, इन पे तो अप्लाई होता नहीं है। नाउ डिले इन फाइलिंग द सूट कैन बी कंडोन, हो सकता है डिले इन फाइलिंग सूट, सूट लिखा है वर्ड, ज्यादा No, उत्साहित sir. मत हो जाना, कभी सोचो भैया कि यहाँ पे तो डिले तो है, कॉन्डोनेशन तो हो जाता है, नहीं हो सकता। डिले इन फाइलिंग द सूट कैन नॉट बी कंडोन, आंसर यही होना चाहिए। देख लेते हैं बाकी आगे चल के। कैन बी कंडोन नहीं, कैन बी कंडोन अंडर सेक्शन 137 नहीं, कैन बी कंडोन अंडर बिल्कुल नहीं होगा। तो आंसर हमारा शुरू में हमें पता लग गया ए ही है, ठीक है। नाउ सेक्शन 6 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट इज अवेलेबल टू व्हाट? सेक्शन 6 किसकी बात करता है? किसकी बात करता है? डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी कितने टाइप की बात की गई है? Minor, insane, idiot. इंसेन और इडियट, तीन लोग हैं ना। किसको मिलती है डिसेबिलिटी का? वो प्लेंटिफ को मिलता है। सेक्शन 6 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट माइनर इंक्लूड्स अ चाइल्ड। चाइल्ड इन कहां पर? एक्सप्लेनेशन में लिखा है ना। ये थोड़ा शोर थोड़ा कम कीजिए, म्यूट कर लीजिए माइक। गाइस म्यूट कर लीजिए करें माइक जब हम आप कुछ करते हैं, ठीक है। Now, disability for the purpose of Section 6(1) of the Limitation Act does not mean disability arising because of। इसमें से क्या कवर नहीं किया गया? अभी हमने पढ़ा माइनॉरिटी भी है, इंसैनिटी भी है, इंसॉल्वेंसी नहीं है, इडियोसिटी है, ठीक है। इंसॉल्वेंसी दिवालिया निकलना तो नहीं है ना। Section 6 of the Limitation Act lays down that the where a person entitled to institute a suit, etc., is at the time from which the prescribed period is to be reckoned, a minor or insane or idiot, he may institute a suit, etc. अगर कोई डिसेबिलिटी चल रही है तो वो कब सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं? विद इन द सेम पीरियड आफ्टर द डिसेबिलिटी हैज सीज्ड as would otherwise have been allowed from the time specified in the schedule। कब से करेंगे? सेक्शन डज नॉट प्रोवाइड द फ्रेश, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन लॉजिकल बेस है। सेक्शन 6 जो है फ्रेश पीरियड नहीं देता है, ना ही सेक्शन 6 डज नॉट प्रिवेंट running of the limitation, but it's only extend करता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन, क्योंकि इंसान डिसेबिलिटी में है, टाइम पीरियड तो चल रहा है लेकिन अभी उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो आंसर इज सी, ठीक है, दोनों है। फ्रेश पीरियड नहीं देता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन, इट इज ओनली एक्सटेंड के जब डिसेबिलिटी सीज हो जाएगी देन यू कैन फाइल अ सूट और एप्लीकेशन और व्हाटसोएवर। Section 6 of the Limitation Act does apply in case of illness नहीं, poverty नहीं, minority पे apply होगा। Now ground of legal disability provides under Section 6, minority apply होता है, insanity, idiocity, तो all of the above, ठीक है। Answer is D। Where a person is affected by two disability, अगर एक कोई इंसान दो disability से प्रभावित है, or where one disability is followed by another without leaving the gap, gap नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर गैप हो जाएगा तो फिर सेक्शन 9 अप्लाई हो जाएगा। Am I right? अगर आपकी साइड से डिस्टरबेंस नहीं है तो यू कैन टर्न ऑन योर माइक एंड स्पीक। Yes, sir. गैप आ जाएगा तो सेक्शन 9 अप्लाई हो जाएगा ना। Yes, sir. Then the suit and application may be filed। कब होगा? जब दोनों डिसेबिलिटी खत्म हो जाए, after both the disability has ceased। Now, if a cause of action for the suit arises when the plaintiff is a minor, he may institute the suit। वो कब स्टार्ट कर सकता है सूट? Within the period prescribed by the limitation for such suit after he attained majority। Within the 1 year, 1 year की तो बात है ही नहीं कहीं। Within the time prescribed by the limitation, the cause of action ये भी नहीं है। Within the prescribed period, ठीक है, उसको जितना समय मिला है by the limitation act for such suit after he attains majority जैसी मिलेगी। तो आंसर इज A। Under Limitation Act, the period of limitation of any suit or application shall be deemed to be extended for the maximum period of कितना है? 3 साल दे रखा है ना। कौन सा सेक्शन की बात कर रहा है? सेक्शन 8। 8. सेक्शन 8 में मैक्सिमम 3 साल मिलते हैं, राइट। तो आंसर इज सी। Now where once the time has begun to run, ये कहाँ दे रखा है कि बाद में हुई सब डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी। डिसेबिलिटी कहाँ दे रखी है? सेक्शन 6 में, ठीक है। कितने डिसेबिलिटी है? MII, ठीक है, माइनॉरिटी, इंसैनिटी एंड इडियोसिटी, ठीक है।
इडियट। तो ये हमारा सेक्शन 9 है। और इनेबिलिटी क्या होती है? इनेबिलिटी आप कह रहे हैं मैं गरीब हूं, मैं बीमार था, ठीक है, वो कोई काम कारण रोकेगा नहीं अगर एक बार टाइम स्टार्ट हो गया। सेक्शन 9, which provision of the act stipulates that the running of the period of the limitation for a suit to recover debts where the letter of admission to the state of the creditor have been granted to his debtor would be suspended while the process of administration continue। ये आपको पता है कहां से आया है? ये क्वेश्चन Section कहां से 9। है? सेक्शन 9 का है ये, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है? ये तो सेक्शन 9 में दे ही रखा है, आंसर ही पूछ लिया इन्होंने, तो सेक्शन नहीं पूछ लिया, तो सेक्शन 9 में है ये। Now, period of limitation is not attracted in the case of the suit against. Period of limitation is not attracted in case of the suit against. ठीक है। ट्रस्टी कौन सा सेक्शन है? ये सेक्शन 10। 11 कौन सा है? So foreign countries हाँ जी, related. और क्या लिखा हुआ था उसमें फॉरेन के अलावा? जो मैंने कहा था उसको तो भूल ही जाना। Jammu and Kashmir. हाँ जी, जम्मू एंड कश्मीर का तो अब कोई लॉजिक नहीं रहा, ठीक है। नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेक्शन 10 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज। तो उसमें ट्रस्ट लिखा हुआ है, ट्रस्ट फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ओनली, नॉट फॉर द ऑपरेशन ऑफ द लॉ। ना ही इम्प्लाइड ट्रस्ट है, दैट मींस स्पेसिफिक पर्पस। अब हम आगे चलते हैं क्विकली। कंप्यूटेशन ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन सेक्शन 12 to 24 काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और आई अश्योर यू यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको हरियाणा में। काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। और सेक्शन 12 तो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ द in case of appeal, review and revision, the time requisite for obtaining a copy, कॉपी लेने में जितना समय लगा डिक्री और ऑर्डर का, अपील्ड अगेंस्ट शैल बी एक्सक्लूड होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और ये कहाँ दे रखा है? ये इसमें दे रखा है 12 के 2 में। अच्छा, यहाँ पर हमने बात करी है अपील, रिव्यू, रिवीजन का जितना समय लगा कॉपी को लेने में। अगर जजमेंट की मैं बात करूं तो 12 subsection 3. 12 का 3। तो फर्स्ट में क्या है? Sir, first, from the date from which the period of limitation is to be calculated is to be excluded. उसमें कितने दिन निकलते हैं? 1 day. एटलीस्ट एक दिन तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। एक दिन जिस दिन काउंट किया जाएगा वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ये 1 डे लिखा हुआ है। 12 का 1, 12 का 3 हो गया, 12 का 3 में जजमेंट है। In computing the period of limitation for an appeal, the day on which judgment pronounced shall be included, included नहीं है, excluded होना चाहिए था, ठीक है। Am I right? The day on which the judgment pronounced shall be excluded, ठीक है। The day on which the judgment pronounced and the time requisite for obtaining, ये और भी अच्छी बात कह रहा है, shall be excluded। तो आंसर यही होना चाहिए। डी देख लेते हैं, डी क्या कहता है? Time taken for preparing the decree is included or excluded है? Excluded. इंक्लूडेड नहीं है, इंक्लूडेड ही है। यहाँ क्या वर्ड लिखा है? प्रिपेयरिंग लिखा है। ये कौन सा है? ये लास्ट है ना, 12 का 5 है, एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन होगा ये। हाँ जी बताइए। Yes, sir. एक्सप्लेनेशन है ना? जी। देख लेते हैं। वैसे मुझे एक्सप्लेनेशन याद आ रहा है। आप अपने आंखों से फोटो नहीं खींचते हैं, मुझे लगता है बेरट की। हाँ जी, एक्सप्लेनेशन है, नेक्स्ट पेज पे है। शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड नहीं होगा, एक्सक्लूड नहीं होगा तो इंक्लूडेड होगा। बट ये किसकी बात कर रहा है? ये कंप्यूटेशन की बात कर, तो बेस्ट आंसर इसका सी हो गया, ठीक है। क्लियर है? सी आंसर है। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन दैट डे, उस दिन का, शैल बी एक्सक्लूडेड ऑन विच the period is to be computed, judgment has been pronounced, ये भी निकाला जाता है। जजमेंट जिस दिन आई है वो भी होगा। the time requisite for obtaining a copy, ये भी होगा। यानी तीनों चीजें सही हैं, ठीक है। in computing the period of limitation of any suit, appeal or application, the day from which such period is to be reckoned, किस दिन से होगा वो पीरियड निकाला ही जाएगा, shall be excluded। आंसर देख लेते हैं। ओके, शैल बी एक्सक्लूडेड ही है, ऐसा थोड़ी ना कि अप्रोप्रिएट केस में होगा। तो अब 5th पे आते हैं। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील, अपील के मामले में द डे फ्रॉम विच द सच पीरियड इज टू बी रिकॉर्ड शैल बी इंक्लूडेड।
सही बात कर रहा है क्या ये? गलत कर No. रहा है। In computing the period of limitation for an appeal, the day on which the judgment complaint of ठीक है was pronounced जिस दिन आई and the time requisite for obtaining the copy shall be excluded, ये सही कह रहा है। Correct. तो आंसर बी ठीक होना चाहिए, ए गलत नहीं, ये तो गलत है ही, तो बी इज करेक्ट। ठीक है, राजस्थान में आया 2015 में, हायर जुडिशियल सर्विसेज। टाइम रिक्विजिट फॉर दी 12 के 2 में एक्ट मींस कितना टाइम होता है? रिक्विजिट टाइम क्या था? Actual time taken. एक्चुअल टाइम टेकन, ना ही तो मिनिमम भी नहीं दिखा, मैक्सिमम भी नहीं लिखा, एब्सोल्यूटली नेसेसरी डिटरमाइन नहीं हो सकता, तो एक्चुअली टाइम जो लिया जाएगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा। सेक्शन 13 ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाई इन केस ऑफ, सेक्शन 13 क्या है? पॉपर की बात करता है। पॉपर कहाँ दे रखा है? ऑर्डर नंबर 33। 3. कितने दिन में एप्लीकेशन लगाने की बात करी है उसको? एप्लीकेशन लगाएगा ना पॉपर की। अच्छा एक बात बताओ, अगर पॉपर की जब एप्लीकेशन उसने लगाई, कोर्ट ने उसके एप्लीकेशन एडमिट कर ली, कौन सी डेट से इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा? From the date from which he has applied to appear as a pauper. हाँ Made an जी। application. हाँ, जिस दिन उसने एप्लीकेशन बनाई थी, लगाई थी, अगर वो एडमिट हो गई, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए। नाउ एक्सक्लूजन ऑफ द टाइम फॉर प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन द कोर्ट विदाउट ड्यूरेशन, सेक्शन 14, कई बार आया हुआ है ये। ठीक है, बोनाफाइडली वो इधर घूमता रहा, बोनाफाइड होना चाहिए। Section 14 of the Limitation Act can be invoked for the exclusion of the time when the first suit is withdrawn under order number 23। ठीक है, ऐसी बात हमने पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी? ऑर्डर नंबर 23 रूल नंबर 1, प्लेंटिफ चाहे तो किसी के भी अगेंस्ट जो है अपना वो विड्रॉ कर सकता है सूट। ये तो बात पढ़ा थी, ऑन द ग्राउंड ऑफ टेक्निकल एंड फॉर्मल डिफेक्ट, बिल्कुल है, उसमें लिखा है सेक्शन 14 में ही। When there is a delay in filing WS, ये तो लिखा ही नहीं है। When the first suit was dismissed on the merits, गलत। When the first suit is dismissed in default, गलत। तो आंसर इज ए ही है इसका। ठीक है, now in which of the following circumstances the plaintiff not get the benefits as provided under section 14 of the Limitation Act, कब उसको फायदा नहीं मिलेगा, कौन सी परिस्थिति में फायदा नहीं मिलेगा? Where the another civil proceeding is disposed of after adjudication the merit by the competent court, where the another civil proceeding is disposed of for want of jurisdiction to the said court। वैसे ऊपर वाला ही ठीक है, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। Where the another civil proceeding is disposed of after adjudication of the merits by the competent court। थर्ड क्या कहता है? Where the another civil proceeding was diligently prosecuted by the plaintiff in good faith in the court having no jurisdiction to try the said matter। Not get, ठीक है, not get लिखा है, not get the benefit, ये भी ध्यान रखना है, अदरवाइज इसका आंसर सी था, तो इसमें नहीं मिलेगा, ए में। ठीक है, फायदा नहीं मिलेगा इसको। नाउ 11th पे चलते हैं। Which one of the following amounts to presenting civil proceeding with due diligence and the good faith within the meaning of section 14 of the Limitation Act? Failure to pay the requisite fee found deficient, क्या ये which of the following amounts to presenting civil proceeding with due diligence, कौन सा माना जाएगा या गुड फेथ में माना जाएगा सेक्शन 14 के पॉइंट ऑफ व्यू से? फेलियर टू पे द रिक्विजिट कोर्ट फीस, वो नहीं पे करता है, बिल्कुल माना जा सकता है। एरर ऑफ द जजमेंट इन वैल्यूइंग द सूट, बिल्कुल ठीक है, तो दोनों ग्राउंड जस्टिफाइड है, कोर्ट अलाउ कर देगा। तो which of the following amounts to presenting the proceeding with due diligence, ड्यू डिलिजेंस है, ठीक है, नॉट नहीं है, क्योंकि उसको जब वो कोर्ट फाइल कर रहा है सूट में तो उसको प्रॉपर स्टैम्प वैल्यूएशन सही लगानी चाहिए, और ये भी उसको देख लेना चाहिए फेलियर टू पे रिक्विजिट कोर्ट फीस अगर नहीं पे करता है, क्या ये ग्राउंड होगा सेक्शन 14 में एक्सटेंशन ऑफ द लिमिटेशन पीरियड? नहीं होगा। फर्स्ट तो नहीं होगा, लेकिन सेकंड में डाउट है। एरर ऑफ जजमेंट के केसेस में तो नहीं, होना चाहिए। वैल्यूएशन है ना, वैल्यूएशन ऑफ अ सूट, वो तो प्लेंटिफ का ही काम होता है। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द प्लेंटिफ के ही मस्ट प्रॉपर्ली वैल्यूएट इट, तभी तो वो सूट फाइल करेगा। कई बार प्लेंटिफ क्या करता है, देखो प्लेंटिफ यानी जो सूट जब फाइल होता है ना, जानबूझकर कम वैल्यूएशन कर देते हैं कि भाई टाइमली जल्दी से जल्दी सूट फाइल हो जाए विद इन टाइम, बाद में हम उसको
कोर्ट से वापस मंगवा के दोबारा फाइल कर देंगे। तो इसमें जानबूझकर गलती होती है, इंटेंशन रिफ्लेक्ट हो रही है, वो गुड फेथ नजर नहीं आता है। सर लेकिन यहाँ पर एरर ऑफ जजमेंट लिखा है, तो वो तो मतलब बाय मिस्टेक हो रहा है। हाउ यू विल डिटरमाइन द एरर ऑफ जजमेंट? सर एरर वर्ड है ना वो, तो फिर नहीं, वैसे इसमें ये वॉलंटरीली होता है। कोर्ट कहती है कि भाई प्रॉपर चेक करके लाइए। कोर्ट के देखो डिस्क्रिप्शन भी होती है, थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन इसका बेस्ट आंसर डी ही होगा। डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, अदरवाइज नहीं, डी ही ठीक है। आप इसको ध्यान रखना, ठीक है? पूछा गया है क्वेश्चन ये ओजेएस यानी उड़ीसा में होगा, उड़ीसा या फिर इधर की साइड का होगा, ठीक है? तो डी ही आंसर होगा, नाइदर ए नॉर बी। नहीं तो जल्दबाजी में लोग क्या करेंगे, उल्टा पुल्टा सूट बना के वैल्यूएशन निकाल के, ताकि वो कोर्ट में टाइमली चला जाए, तो दैट इज नॉट अ ड्यू डिलिजेंस, नहीं माना जाता, ठीक है? Now, in computing the period of limitation of the suit, time is spent in another similar proceeding in the court having no jurisdiction can be excluded if, कब exclude होगा? Plaintiff has acted in a good faith with due diligence. ये आंसर है इसका, ठीक है? Plaintiff was misled by the wrong advice. The plaintiff on a fight found the place where he filed such proceeding more suitable. ये तो हो ही नहीं सकता, plaintiff की मर्जी से थोड़ी ना चलता सूट। Plaintiff was misled by wrong advice. अच्छा, ये जो wrong advice है, can it be considered as a ground for, I mean, जिसको time extra मिल जाए? Wrong advice, बताइए, वकील साहब ने गलत एडवाइस दी थी, तो क्या बेनिफिट मिलता है, नहीं मिलता इस चीज का? यस सर। मिल जाता है, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले वगैरह में, सेक्शन 5 में सफिशिएंट कॉज हो जाता है। सर ऐसा कहीं लिखा भी है ना शायद? अभी कुछ दिन पहले मैं पता नहीं क्या देख रहा था, आई एम फॉरगेटिंग व्हाट आई वाज जस्ट वाचिंग, आई डोंट नो व्हाट आई वाज जस्ट वाचिंग। तो उसमें यही बात थी कि अगर गलत एडवाइस है जिसकी वजह से वो आई मीन एप्लीकेशन अपील नहीं लगा पाया, तो दैट इज अ कॉन्डोनेशन ऑफ डिले में, इट इज अ सफिशिएंट ग्राउंड, रॉन्ग एडवाइस। क्योंकि देखो, एक आदमी तो मूर्ख है ना भाई, मैं तो एक लेमैन हूँ, मुझे तो कुछ आता नहीं है, तो मैं वकील साहब के पास गया, अब वकील साहब ने मुझे गलत एडवाइस दी, तो जब गलत एडवाइस दी तो व्हाई शुड आई सफर, ठीक है? तो कोर्ट उसमें कॉन्डोनेशन ऑफ डिले में कंसीडर कर लेती है ग्राउंड। Now, under section 14 of the Limitation Act, de facto the jurisdiction must relate to what? टेरिटोरियल, पेक्यूनरी, सब्जेक्ट मैटर, तीनों का ही होता है, और सीपीसी में भी तीनों ही बातें की गई हैं, ठीक है? टेरिटोरियल, पेक्यूनरी, कैन यू प्लीज टेल मी सेक्शन, किस सेक्शन में सीपीसी के पेक्यूनरी जुरिडिक्शन की बात की गई है? विच सेक्शन? हाँ जी 6। हाँ जी, आता तो है तुम लोगों को सीपीसी। सर सेक्शंस पढ़े मैं अभी। हाँ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, उतना ही याद करना है, कौन सा वो धीरे धीरे आप सीख ही जाओगे। In order to attract the applicability of the section 14 of Limitation Act, which condition is not required to be satisfied? कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करना है, ठीक है? Both the prior and subsequent proceeding are civil proceeding prosecuted by the same party in the court. Both the prior and the subsequent proceeding are civil proceeding prosecuted by the same party in the court. Prior proceeding has been prosecuted with the due diligence and the good faith. Earlier proceeding and the later proceeding may be based on the different matter in the issue. The failure of the prior proceeding was due to defect of the jurisdiction of the or other cause of like nature. क्या आंसर होना चाहिए? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर, सी होना ये चाहिए। नोट लिखा है, नोट, ठीक है? इससे गड़बड़ होती है हमेशा, आपका दिमाग पूरा उल्टा चलाने की कोशिश करता है क्वेश्चन। Which condition is not required to be satisfied? तो आंसर इज सी, earlier proceeding and the later proceeding may be based on the different matter and issue. ये आंसर नहीं है, सी है इसका आंसर। Now the plaintiff is entitled to get the benefit of the section 14 of the Limitation Act, provided that the suit must not be entertained by the former court for want of jurisdiction. The plaintiff must be prosecuting his suit with a due diligence and good faith. तो आंसर इज बी ही है, ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा नहीं है, ठीक है? इधर ए भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन देख लेना दोबारा से, द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट, उसको कब मिलेगा? जब वो ड्यू डिलिजेंस और ये गुड फेथ में प्रोसिक्यूट कर रहा था इन अ रॉन्ग कोर्ट, ठीक है? गलत जुरिडिक्शन में वो चला गया था। Now, for the exclusion of the time proceeding bona fide in the court without jurisdiction,
the time during which the former proceeding was pending, the day on which the proceeding was instituted, and the day on which it's extended shall both be counted. हर्षना को यहाँ पे डाउट आया था, what do you mean by counted? ठीक है, दोनों को काउंट करके क्या करते हैं, हम एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है. Okay. The plaintiff or an applicant resisting an application shall be deemed to be prosecuting a proceeding, ठीक है. Misjoinder and misjoinder of the party, ये तो explanation में लिखा है guys. Or the cause of action shall be deemed to be a cause of like nature within the defect of the jurisdiction. तो आंसर इज डी. अगर आपके पास बेरेक्ट है ना, तो बेरेक्ट को भी साथ साथ एक बार ओपन कर लीजिए, आपका और क्लैरिटी हो जाएगी कि ये चीजें लिखी कहाँ हैं. जैसे मैंने आपको कहा, ये एक्सप्लेनेशन में लिखा है, मिसजॉइंडर एक्सप्लेनेशन में लिखा है, ठीक है. और इन एक्सक्लूडिंग वाली बात जो है, वो जो मैंने अभी अब कहा था, एक्सक्लूड करने में बोथ भी काउंटेड, वो भी एक्सप्लेनेशन में लिखा है. और ये प्लेंटिव वाली बात जो है, दैट इज आल्सो मेंशन अंडर एक्सप्लेनेशन, ठीक है. तो ध्यान रखिएगा, आंसर इज डी है इसका. 14 पे से 100% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. ध्यान रखना, सेक्शन 14 को चाहे 2-3 बार पढ़ लेना. अभी तक जो हमने करा है 14 तक हम पहुंच गए हैं. देखो, लिमिटेशन एक्ट कोई बहुत बड़ा एक्ट तो है नहीं, और इसमें से किसी भी हर एक सेक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हर एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है. पर्टिकुलरली एक बार मैं बता देता हूँ, 3rd में से क्वेश्चन भी आता है, 4 में से भी आता है, 5 में से भी आता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11. सॉरी, अगर अब थोड़ा सा 11th में से नहीं आता, 10th पे से भी कम आता है, लेकिन हमने देखा 2 क्वेश्चन आए हुए थे. 12th में से तो आता ही आता है. 13 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 14 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. अभी तक जो हमने किया है 14 तक. लेट्स मूव टू 15. अभी आगे आ ही जाएगा 15. In computing the period of limitation, the period which may be excluded includes, किसको exclude किया जा सकता है? Excluded includes the time during which any person has been prosecuting with the due diligence another prosecution on the same fact in a good faith and in the court without jurisdiction. ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है. The period for which the prosecution in respect of such offense has been स्टेट बाय द इंजंक्शन, ठीक है, जिस दौरान वो इंजंक्शन स्टे किया गया. पहले आप मुझे बताइए कौन से सेक्शन की बात कर रहा है? 15. सेक्शन 15 की बात कर रहा है. इंजंक्शन और स्टे की बात की गई है ना. द पीरियड ड्यूरिंग विच द एप्लीकेशन फॉर द अक्यूज्ड फॉर रिलीज ऑन द बेल वाज पेंडिंग. अच्छा, ऐसी बात हमने कहीं पढ़ी है क्या? No. Period during which the application of the accused for Yes, release on the bail. CRPC में. अरे सीआरपीसी नहीं, लिमिटेशन की बात हो रही है. इसमें कहीं हमने पढ़ा है कि ये टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा? No sir. हाँ बताओ आप लोगों को, क्या मैंने राजेश तलवार का एग्जांपल नहीं दिया था? Yes sir. बेरेक्ट में नहीं लिखा, लेकिन राजेश तलवार का तो एग्जांपल दिया था. Yes sir. अब उसके ऊपर बहुत हैवी लिटिगेशन है, हैवी लिटिगेशन चल रहा था. ही वाज नॉट एबल टू फाइल अ सूट और आई मीन एप्लीकेशन ऑन टाइम. तो टाइम पीरियड एक्सक्लूड होगा नहीं होगा? तो आंसर इसलिए इसका ये सर, वो लिखा तो नहीं है. मैटर वो तो ऐसा था कि किसी और कोर्ट केस में वो बिजी था. हाँ, वो बिजी था ना, सिविल सूट फाइल नहीं कर पाया था अपने ब्रदर के खिलाफ, ठीक है. तो आंसर, चलो कोई बात नहीं, इसका आंसर डी ही है. ये दोनों अलाउड है. ऐसा बेरेक्ट में नहीं लिखा. देखो, बेरेक्ट से बाहर तो क्वेश्चन ये पूछ भी नहीं रहे हैं, तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है, तो उसको वैसे भी काटना ही है. तो ये ए और बी आंसर है, इसलिए आंसर इसका डी. लेकिन हाँ, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया राजेश तलवार का, बिकॉज ऑफ दैट इफ इज नॉट एबल टू फाइल एन अपील और एप्लीकेशन, क्या ये कॉन्डोनेशन ऑफ डिले में सेक्शन 5 में इसको बेनिफिट मिल सकता है, नहीं मिल सकता है? Yes sir. सफिशिएंट Yes, कॉज sir. है, दैट इज अ सफिशिएंट कॉज. The period during which the proceeding is stand state by the an injunction or order in execution, that is mentioned under 15 में है. Section 15 of the Limitation Act does not apply to what? Suit, execution, appeal. किस पे अप्लाई नहीं होता सेक्शन 15? हाँ जी, ये यहाँ पर कंफ्यूजन बढ़ता है आपको, ठीक है. अभी तक तो सब चीजें अपील और एप्लीकेशन पे अप्लाई हो रही थी, लेकिन ये अपील पे अप्लाई नहीं होता. इट वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये थोड़ा अलग हटकर है, ठीक है.
Now, what is the effect on the limitation on the institution of the suit in case where the statutory notice is required by the law to be issued before the institution of the suit? अगर क्या उसका क्या प्रभाव पड़ता है लिमिटेशन पे ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट इन केस जहां पे स्टैट्यूटरी नोटिस कहाँ का देना होता है इंस्टीट्यूट करने से पहले? अरे कौन सा सेक्शन है सीपीसी का? 80, बताया भी था, सेक्शन 80। कितना टाइम पीरियड है? 2 months prior notice. गवर्नमेंट पे सूट फाइल करने से पहले ये 2 महीने देते क्यों है? व्हाई 2 मंथ का नोटिस क्यों दे जाता है? सर गवर्नमेंट वर्क थ्रू ऑफिशियल्स होता है तो उसमें टाइम लग जाता है इसलिए। लॉजिक ठीक नहीं है। 2 महीने का टाइम इसलिए दिया है कि भाई अगर मैं गवर्नमेंट के खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट करना चाहता हूँ, 2 महीने का टाइम इसलिए दिया जाता है, क्या पता सरकार जो है आपके साथ कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट कर ले, ठीक है, क्या पता वो आपकी बात मान ले। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को एकदम हम खदेड़ देंगे कोर्ट में। तो दैट्स व्हाई 2 मंथ दिए जाते हैं कि गवर्नमेंट आपकी बात सुन के क्या पता आपकी बात पे ही अमल कर ले। दैट्स व्हाई 2 महीने का टाइम दिया जाता है। ठीक है यामिनी? ठीक है सर। तो सर अगर ऑप्शन अगर मतलब मेंस में आए तो फिर ये पॉइंट भी लिख सकते हैं ना, यामिनी वाला भी? यामिनी का पॉइंट कौन सा? कि गवर्नमेंट वर्क थ्रू देयर ऑफिशियल्स सो दे नीड गवर्नमेंट किसके बेगर? गवर्नमेंट किसी और को, प्राइवेट लोगों को बिठाएगा? गवर्नमेंट तो ऑफिशियल के जरिए ही काम करता है, चाहे वो प्राइवेट हो सर थोड़ा रेड टेपिज्म चलता है ना सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अरे रेड टेपिज्म इज नॉट अ प्रॉपर आंसर, ठीक है? आप गवर्नमेंट की बुराई नहीं कर सकते, वो चलता है रेड टेपिज्म, बट अपने आंसर में ये लिखेंगे कि दैट्स व्हाई, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इट इज सफरिंग बिकॉज ऑफ द रेड टेपिज्म एंड दैट्स व्हाई एटलीस्ट 2 मंथ नोटिस शुड बी गिवन। इज इट लॉजिकली? लग रहा है सफरिंग नहीं है, बट एज अ जनरल रूल रेड टेपिज्म चलता है। जब फीचर्स आते हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें भी हम ये फीचर लिखते हैं सर। वो तो आप अपने आंसर को जस्टिफाइड कर रहे हैं, बट दैट्स लॉ और एक आम भाषा। लॉ और एक आम भाषा दोनों में फर्क होता है। आप खुद सोचिए, जो मैंने लॉजिक दिया वो फीजिबल है या आपका लॉजिक फीजिबल है? नहीं सर, आपने दिया वो तो ठीक है, बट उसके अलावा मैं पूछ रही हूँ कि ऐसे वो आप नहीं अपने आंसर को जस्टिफाई, उस गवर्नमेंट की कमियां दिखा के अपना आंसर मत जस्टिफाई करना लॉ में। वो यूपीएससी में चलता है, क्योंकि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करेंगे। जब आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करेंगे तो आपको वो कमियों रेड टेपिज्म को ही तो खत्म करना है, ठीक है? वहां चलता है यूपीएससी में। नहीं सर, उसकी बुराई नहीं कर रहे, बट जी सर रेड टेपिज्म वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम ये कहें क्योंकि वो ऑफिशियल्स के थ्रू वर्क करते हैं, एक इंडिविजुअल तो गवर्नमेंट में होता नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं और फाइल टू फाइल मतलब ऑफिस टू ऑफिस फाइल ट्रांसफर होती है सर, इस चीज में टाइम लगता है, इसीलिए गवर्नमेंट के मैटर्स में थोड़ा टाइम दिया जाता है ज्यादा। देखो बेसिकली टाइम तो हर चीज में है, 2 महीने का टाइम, जनरली 1 महीने का टाइम होता है ना, 30 डेज नोटिस मैक्सिमम। 2 महीने का गवर्नमेंट को टाइम दिया गया है ताकि वो कम से कम, क्योंकि वो देखो एक बार मैं इसको इससे रिलेट करता हूँ। आपने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ा है? यस सर। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में भी नोटिस, स्ट्राइक पे जाने से पहले आपको नोटिस क्यों देना पड़ता है? क्या पता वो आपकी बातों को मान ले। यस सर। ठीक है, क्या पता वो आपकी बातों को मान ले एम्प्लॉयर, और इसलिए आप स्ट्राइक पे जाए ना, लॉस ना हो। तो इसी लॉजिक के आधार पर ये 2 महीने का नोटिस है, ठीक है? दैट इज अ प्रॉपर लॉजिक। अब हर चीज को तो घुमा फिरा के कुछ भी कह दो आप, ठीक है? तो आंसर थोड़े से सटीक होंगे तो वो इंप्रेशन अच्छा डालेगा। बाकी आप लिखने को मनाही थोड़ी ना है, मेंस में तो जो मर्जी लिखिए आप, ठीक है? यस सर। If the defendant is abroad during the period of limitation, वो बाहर था, जब बाहर था वो सारा टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाता है। Such period is excluded from the period of limitation, बिल्कुल ठीक है। Such period is included, नहीं। Such period is excluded from the period of limitation only if the period of stay abroad is more than, ये तो है ही नहीं, तो आंसर इज ए। ठीक है, देखो मैं थोड़ा कटाक्ष होके भी बोल देता हूँ, क्योंकि आई जस्ट वांट कि यू शुड नॉट कमिट अ मिस्टेक व्हाइल राइटिंग योर आंसर। नहीं सर वो तो मैं समझ गई, ठीक है, बट लॉजिक अभी लगाओगे अच्छा रहेगा। हाँ लेकिन देखो आप लिख सकते हैं मेंस में, कुछ भी लिखिए, लॉजिकली लिखना, आपका लॉजिक भी ठीक है, बट वो इतना फीजिबल नहीं लग रहा जितना पहले वाला ठीक है। ठीक है सर। अब कई सारे बच्चे होंगे कुछ और लिखेंगे, बात है यही क्वेश्चन आ जाए कि गवर्नमेंट में 2 महीने का नोटिस क्यों दिया जाता है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। कोई और बच्चा कुछ और देगा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो बच्चा गलत हो गया। लॉजिक थोड़ा ऊपर नीचे ही होता है, बाकी हर बंदा लॉजिक लगाता ही है।
In which section of the Limitation Act effect of the death before accrual of the right to sue is provided? कहाँ दे रखा है ये? 16 क्या है ये सेक्शन 16? हाँ जी, ये सेक्शन 16 कहता क्या है? What is section 16? सर हेडिंग तो यही बोलती है उसकी अरे हेडिंग तो कहती है क्या? What is this section 16 क्या कहता है? या हेडिंग रट रखी है? अरे इसमें हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ द डेथ ऑन और बिफोर द एक्रूअल ऑफ राइट टू सू, मुकदमा करने से पहले उसकी डेथ हो गई। बिफोर द एक्रूअल राइट टू सू करने से पहले उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी जगह कौन केस करेंगे? उसके एलआर करेंगे। यस ठीक है, एलआर करेंगे, इससे संबंधित ही तो है ये। अब इसमें दो बातें हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। क्लॉज नंबर 1 प्लेंटिफ की बात करता है कि प्लेंटिफ अगर कैपेबल है, राइट, ये जरूरी होना चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए प्लेंटिफ्स की। प्लेंटिफ का मतलब उसके एलआर कैपेबल होने चाहिए। डिफेंडेंट के अगर कैपेबिलिटी नहीं तो भी चल जाएगा। अब आप अगर मिस करा है लेक्चर तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं। नाउ सेक्शन 23 इफेक्ट ऑफ द डेथ ऑन और बिफोर द एक्रूअल ऑफ द राइट टू सू, सीजेस द राइट टू सू, एक्सटेंड द राइट टू सू, इनेबल द कोर्ट टू डिसमिस। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक्सटेंड करता है कि जब वो कैपेबिलिटी आएगी तो वो सू कर सकते हैं। क्योंकि क्या पता एलआर ही माइनर हो, एलआर अगर माइनर है तो माइनर कोर्ट में थोड़ी ना जा सकता, तो जो वो मेजॉरिटी में आएगा ही कैन सू। प्रोविजन कंटेन इन सेक्शन 16 आर नॉट एप्लीकेबल टू व्हाट? सूट फॉर। अब ये देखो मैंने कहा था क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है, तीन चीजें थी, सूट टू एनफोर्स राइट ऑफ प्रीएम्पशन, सूट फॉर द पोजीशन इन मॉल प्रॉपर्टी और हेरिडिटरी ऑफिस। इसको अगली बार शायद वो देखो हरियाणा में कितने ऑप्शन आते हैं पहले आप मुझे बताइए। हाउ मेनी ऑप्शंस? 5 आते हैं। तो ये 1 2 3 ये चौथा बन जाएगा हेरिडिटरी, और नीचे डी बन जाएगा ABC, ठीक है, तो 5वां होगा ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर आप लगा देना उस हिसाब से, ठीक है। 5 ऑप्शन आते हैं हरियाणा में, थोड़ा और कंपटीशन बढ़ जाता है, लेकिन जो पढ़ के नहीं गया वो पैसे बाहर हो जाता है। सेक्शन 17 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, 17 किससे डील करता है? फ्रॉड, याद है? यस सर। और हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी सेक्शन फ्रॉड 17। अच्छा एक बात बताइए, चैप्टर नंबर 17 ऑफ CRPC क्या है? चार्जेस। हाँ जी, चार्जेस 17 पे खतरा, ठीक है, ठीक है, याद होगा आप लोगों को, चलो अच्छी बात है। चैप्टर नंबर 33 बता दीजिए, चलिए CRPC क्विकली में ऐसे ही पूछ रहा हूँ रैंडमली। बेल। और 5 अरे भूलना नहीं है, अरेस्ट। चलो अरेस्ट होगा तभी तो बेल लगाएंगे। 533, ठीक है, याद कीजिए सारी चीजें। अच्छा चैप्टर नंबर 16 ऑफ IPC, 16 and 17 ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी एंड प्रॉपर्टी। बॉडी एंड ये प्रॉपर्टी। ध्यान रखो सारा। अब है ना, मुझे लगता है काफी टाइम हो गया, लेकिन आप कर लोगे, लेकिन फिर भी रिवीजन कीजिए जल्दी से जल्दी। ओके नाउ सेक्शन 17 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट डज नॉट टेक विद इन इट्स एम्बिट, क्या चीज नहीं होता है इसमें? अपील, एग्जीक्यूशन, अपील, सूट, ये ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द तो हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं होगा तो सेक्शन 17 बनाया क्यों है? तो इसमें डज नॉट टेक क्या नहीं है? अपील नहीं है इसमें, ठीक है। मैंने आपसे कहा था चार्ट बना लेना, जहां जहां सेक्शंस लिखे हैं कि किसमें अपील है। 3 और 5 तो आपको पता ही है, लेकिन उसके आगे के सेक्शंस का भी बनाइए, ठीक है, कहाँ एग्जीक्यूशन है, कहाँ अपील है, कहाँ रिवीजन है। नाउ सेक्शन 17 में जो फ्रॉड है, इज दैट ऑफ, किस चीज का फ्रॉड होना चाहिए? फ्रॉड विद, किसने किया हो? डिफेंडेंट ने किया हो। अच्छा फ्रॉड कौन कौन करता है इसमें? The defendant, respondent and agent. एजेंट, DRA, ठीक है, DRA। तो आंसर इज बी। सेक्शन 17 ऑफ लिमिटेशन एक्ट टेक्स विद इन इट्स एम्बिट कंसीलमेंट, फ्रॉड, मिस्टेक, सब चीजों को छुपाता है। कंसीलमेंट ऑफ व्हाट? डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स, कॉन्फिडेंस कम है थोड़ा, ठीक है। फ्रॉड्स, मिस्टेक।
Now section 18 of the Limitation Act deals with effect of the payment on account of the debts or of interest on the legacy. Section 18 किससे डील करता है? Acknowledgement. Acknowledgement must be writing में होना चाहिए. Acknowledgement in writing. आगे भी पढ़ लेते हैं. Effect of the acknowledgement or the payment by another. Payment by other तो आगे का section है. ये तो होगा नहीं, तो आंसर इज बी. Acknowledgement कब होनी चाहिए? Time period. Within the period of limitation. Within the period of limitation. जी, within the period of limitation. और अगर उसके बाद अगर हम कर रहे हैं तो कौन सी सिचुएशन में इसका एक्सेप्शन है? So 25 of 25 of what? Contract Act. हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है, सेक्शन 25 कंसिडरेशन विदाउट, I mean the agreement without consideration is void, but there is exception. Time bar dates में अगर promise कर दिया गया है तो वहाँ पे possibility है. It is not necessary that an acknowledgement within section 18 act must contain a promise to pay or should amount to promise to pay. The statement is सही है. Acknowledgement after the period of limitation is of no effect. Acknowledgement after the period of limitation is no effect. After है ना, तो after में तो किसी बात काम का नहीं है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है बस. इसका एक्सेप्शन सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें बात टाइम बार्ड वाली बात है. और ये बात हमने कहाँ पढ़ी है? सेक्शन 29 का 1 में. Okay, now which of the following is not an essential requisite of the valid acknowledgement? कौन सा नहीं है valid acknowledgement? It must be made before the expiration. ये तो ठीक बात है. It need not be in writing. गलत. It must be signed. Acknowledgement खुद कर सकता है duly authorized agent. It must be made by the party against whom the property or the right is claimed by. ठीक है, तो आंसर इज बी. नॉट लिखा है, ठीक है. Not an essential acknowledgement. On acknowledgement, fresh period of limitation starts. कब से start होगा fresh period of limitation? From the date of signing acknowledgement या from the date of promise? Promise तो है नहीं. From the date of expiry? नहीं. Answer is from the date of signing the acknowledgement. अच्छा, एक बात बताओ, किसी ने चेक बना के दे दिया, क्या ये acknowledgement है या नहीं अपने आप में? ए ने कहा था बी को, ए को सुनिए पहले, ए को बी से 10,000 रुपए लेने थे. ठीक है, ये टाइम पीरियड खत्म होने ही वाला था, 3 साल. ठीक है, 3 साल में रिकवर कर सकता है ना बी के मना करने पे. बी ने क्या करा? ए के कहने पे बी ने अच्छा, ए को पैसा लेना था ना, तो ए के कहने पे बी ने क्या करा? एक पीडीसी दे दिया. पीडीसी, पोस्ट डेटेड चेक. कब दिया चेक? 2 साल 11वें महीने में दे दिया लगभग. क्या पीडीसी वैलिड होगा, नहीं होगा? इज इट एक्नॉलेजमेंट और नॉट? Yes. वैलिड होगा तो ये 19 में फॉल वैलिड करेगा. होगा. अरे काइंडली म्यूट योर माइक. अगर जहाँ से पीछे से बैकग्राउंड से थोड़ा शोर आ रहा है तो थोड़ा सा देर के लिए आप माइक को म्यूट कर लीजिए. हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था, जल्दी से क्विकली. सर मैं कह रही थी 19 में फॉल करेगा फिर चेक के थ्रू पेमेंट करने पे. हम एक्नॉलेजमेंट की बात कर रहे हैं, चेक भी एक्नॉलेजमेंट में आएगा क्योंकि चेक अपने आप में लिखित होता है. ठीक है, चेक अपने आप में लिखित होता है. हम एक्नॉलेजमेंट की बात कर रहे हैं, वो तो पेमेंट की बात कर रहा है. इफेक्ट ऑफ द पेमेंट अकाउंट ऑफ द डेट्स और इंटरेस्ट ऑन द लीगेसी. ठीक है, सेक्शन 18, 19, 20 तीनों एक दूसरे से रिलेट तो करते ही हैं. ठीक है, यस. आगे चलते हैं. तो चेक देना अपने आप में एक्नॉलेजमेंट है, और चेक अपने आप में प्राइमा फेसी एविडेंस होता है कि हाँ भाई आपको कुछ पैसा देना है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक्नॉलेजमेंट मेड बाय द पर्सन अदर देन द पर्सन अंडर लायबिलिटी इज गुड इफ द पर्सन मेकिंग इट नोन टू द पर्सन अंडर लायबिलिटी. द पर्सन मेकिंग इट इज एन एजेंट. एजेंट होना चाहिए. ठीक है, जान पहचान वालों का नहीं चलेगा, एजेंट होना चाहिए. सर्वेंट की बात कहीं हमने पढ़ी नहीं. आगे चलते हैं. सर्वेंट को तो नोटिस भी नहीं दिया जाता. ठीक है, समन भी सब नहीं माने जाएंगे. अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ 18
ओरल एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ एक्नॉलेजमेंट परमिसिबल है? नहीं है परमिसिबल, लेकिन किस कब परमिसिबल होगा? सिर्फ डेट के लिए होगा। डेट के लिए होगा या अनडेटेड है? ओरल एविडेंस दे सकते हैं किस बात के लिए? अगर वो अनडेटेड है, ठीक है, कि हम बता सकते हैं इस डेट पे हुआ था, तो आंसर इसका। Now a suit can be said to be in limitation even after the period prescribed if the parties to the suit by the agreement had agreed to waive it, if the defendant admits the whole claim of the plaintiff in the notice supply. A suit can be said to be in limitation even after the prescribed period if the defendant acknowledges liability of the plaintiff right before the expiry. ठीक है, right before लिखा है, टाइम पीरियड खत्म होने से पहले होना चाहिए। आंसर इज सी। Which of the following is correct with regard to the acknowledgement of liability under section 18? Acknowledgement cannot be undated. Acknowledgement undated हो सकती है क्या? Yes. होगी तो हो तो sir. सकती है, लेकिन हम इसके लिए क्या ओरल एविडेंस दे देंगे, ठीक है। Acknowledgement can be made to person other than the person entitled to the property. Acknowledgement need not be in writing. Question अच्छा correct. Which of the following the correct with regard to the acknowledgement? Acknowledgement need not be in writing. लिखित में नहीं होना चाहिए। ये क्या कह रहा है? Acknowledgement need not be writing गलत है। तो Acknowledgement can be made after the expiry of the period of limitation. ये भी नहीं हो सकता। Acknowledgement can be made to person other than the person entitled to the property. नहीं, जो entitled है उसको होगा ना। तो आंसर इज ए। क्या गड़बड़ हो रही है? Which of the following is बी correct? होगा ना, acknowledgement can be made by the person other than the person entitled to the Which of the agent. following is correct? Correct ढूंढना है सेक्शन 18 को लेकर। Okay, acknowledgement cannot be undated. Generally dated होनी चाहिए, नहीं हुई तो एविडेंस दिए जा सकते हैं, तो undated नहीं होनी चाहिए। Acknowledgement can be made to the person other than the person entitled to the property. Acknowledgement can be made to the person. Okay, ठीक है। Acknowledgement can be made to a person other than the person entitled to property लिखा है यहाँ पर, ठीक है। Entitled to the property बिल्कुल हो सकता है। तो ये गड़बड़ हो गई। क्वेश्चन को अगर आप ढंग से नहीं पढ़ोगे, गलती देखो मेरे से भी हो जाती है। If I'm not reading the question in a correct manner, entitled को मैं not entitled पढ़ लिया था। तो ये मिस्टेक्स होंगी, वो तब होते हैं जब आप जल्दबाजी में, और आप देख रहे होंगे मैं भी बहुत जल्दबाजी कर रहा हूँ बिकॉज टाइम में मेरे को खत्म करने हैं 160 क्वेश्चंस। Okay, now before expiry of the limitation, A has acknowledged in writing the amount due as a debt from B and has promised to pay. What is the effect of acknowledgement? क्या acknowledgement होगा? Answer is बिल्कुल fresh period of limitation start हो जाएगा। Fresh period of limitation will start from the date of an acknowledgement. हाँ, जो इसने acknowledgement दी है within the period of limitation दी है, within the period of limitation, that means before expiration. Answer is B. For a fresh period of limitation to begin from the time of acknowledgement of the liability under section 18, it is necessary that the acknowledgement must be in writing में होना ही चाहिए, made before the ये भी ठीक है, signed by the party against whom right is claimed. The answer is all above the above. Now section 19 of the Limitation Act, the part payment of the debts or interest has to be, ये भी क्या होना चाहिए? Within the period of limitation, within the prescribed period of for the repayment, within the period of limitation prescribed under the or any other enactment, all above the above. Section 19 में part payment की जो बात की गई है, वो debt or interest has to be within the period of limitation, within the prescribed period for repayment. अब आप बताइए क्या आंसर होगा? आंसर तो आपको तीनों ही लग रहे होंगे। यू हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट आंसर। बताइए क्या लिखा है? बेरेट की लैंग्वेज पढ़िए जरा। प्रिस्क्राइब पीरियड लिखा है, ठीक है, बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड, ये है, ठीक है। इट हैज टू बी विद इन दैट पीरियड, कीप इन माइंड। दिखने में तो सारे सही लग रहे हैं, ये तो ठीक लग ही रहा होगा, लेकिन इसको आपको बेरेट से थोड़ी चीजों को और फोकसली पढ़ना होता है।
Now after the institution of the suit, a new defendant is substituted. नया defendant आ जाता है. Suit is deemed to have been instituted कब? जब उसको party बनाया गया होगा. When he was made a party. A. Section 21 of the Limitation Act does not apply in case of which of the following cases? Section 21 क्या कहता है? Section 21 deal करता है substitution and adding new plaintiff for the defendant. Section 21 of the Limitation Act does not apply in case of which of the following? Adding of the new plaintiff, new defendant for the first time, substituting of the plaintiff for the first time, transposition of the parties. ये तो explanation में लिखा है. एक second, क्या है ये end में? Does not apply in case of which of the following? Transposition. ये हमने पढ़ा भी था. ठीक है, ट्रांसपोजिशन ही है ना, क्योंकि ट्रांसपोजिशन में तो ऑलरेडी पार्टीज होती है. मैंने आपको कहा था प्लेंटिफ भी ऑलरेडी रिकॉर्ड पे है, डी भी रिकॉर्ड पे है, केस में आता है. इसको प्लेंटिफ बनाना, इसको ये बना देना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन. तो आंसर इज सी. नाउ सेक्शन 22 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू व्हाट? सेक्शन 22 कंटिन्यूइंग ब्रीच एंड द कॉन्ट्रैक्ट, कंटिन्यूइंग ब्रीचेस एंड द टॉर्ट्स. Section 22 of the limit is not applicable to cases of the continuing tort. इस पे अप्लाई होता है. cases of continuing breach of the contract इस पे अप्लाई होता है. ठीक है, डिटेंशन वाली चीज नहीं है, तो ये आंसर होगा इसका सी. Section 20 of the limitation refers to what? Continuing breach, successive breach, both continuing successive breach. successive breach हमने पढ़ा ही नहीं उसमें, तो आंसर इज ए. Continuing breach of the contract और torts की बात की गई है. Computation of the limitation for the dates is used in the instrument Gregorian calendar. ठीक है, आंसर इज डी. With reference to the limitation, match the following. ठीक है, extension of prescribed period in certain cases कहाँ दे रखा है? सेक्शन 15 में है. तो extension of the prescribed period in certain cases. Okay, certain cases कहाँ दे रखा है? fraud and mistake 17, acknowledgement कहाँ दे रखा है? 18, bar of limitation 3, certain cases 5, certain cases condonation of delay. ठीक है, मैच कर लेंगे तो इजीली. तो आंसर इसका मैच करके देख लीजिए. हमने ए का क्या लगाया है? ए का लगाया है हमने 2, 3, 1. ए का लगाया हमने 2, यहाँ पे दे रखा है, और एक यहाँ दे रखा है. बी का हमने लगाया है 3, बी का लगाया 3, ये दोनों सेम ही है. सी का हमने लगाया है एक्नॉलेजमेंट 18, अब यहाँ पे आएगा चेंज, सी का 4. तो आंसर इज ए. 25 to 27 लास्ट क्लास में हमने किया था एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजीशन. ठीक है, जिसमें हमने ईजमेंट पढ़ा था, एडवर्स पोजीशन पढ़ा था. तो अंडर सेक्शन 25 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, द ईजमेंट राइट ओवर द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट आर एक्वायर्ड बाय द कंटीन्यूअस एंड अनइंटरप्टेड यूजर. यहाँ क्या पूछा गया हमसे? गवर्नमेंट की बात की गई. तो गवर्नमेंट के केस में 30 इयर्स, प्राइवेट के केस में 20 इयर्स. ओके, a suit against the obstruction in the enjoyment of the easement rights acquired under section 25 of the limitation act must be filed within the period of, कितने पीरियड में हो जाना चाहिए? It has to be in the case of, यहाँ पे बात कर रहा है against the obstruction. ओके, 20 साल की बात की गई है. In the case of government 30 years, क्योंकि उसकी एक और हमारे पास सेक्शन है ना 25 का, आई गेस 3 होगा, एक बार देख लेते हैं, जिसमें गवर्नमेंट की बात की गई है. सर ये 2 years नहीं होगा? सूट अगेंस्ट द ऑब्स्ट्रक्शन इन द एंजॉयमेंट ऑफ द ईजमेंट राइट्स एक्वायर्ड अंडर. देखो एक चीज है, ये ईजमेंट की बात कर रहा है, ईजमेंट. इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट. ठीक है, एक्वायर्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द लिमिटेशन मस्ट बी फाइल्ड विद इन a suit against the obstruction in the enjoyment of the easement acquired under section 25 of the limitation act must be filed within 20 years of the obstruction. Yes sir, 2 years होना चाहिए, लेकिन है 2 years नहीं है, ये easement की बात कर रहा है कि section 20 में जो easement की जो बात की गई section 25 में, वो कितने साल में होता है? 2 years है कि वो suit फाइल करने का है. जैसे ही आपको easement acquire हो जाता है, then you can file for the declaration of easement. उसकी बात करता है विद इन 2 years, जिसमें हम सेक्शन 34 की बात करते हैं, SRA. ठीक है, इसका टाइटल तो पढ़ो. टाइटल में क्या लिखा है? एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय द प्रिस्क्रिप्शन.
20 ईयर्स ही है, वैसे भी ऑप्शन में कहाँ दे रखा है 2 ईयर्स। हाँ जी। नाउ 3 क्या कहता है, एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 25(3), अब ये 25 का 3 है, 30 ईयर्स होता है। कहाँ लिखा है 30 ईयर्स, ये तो देखने की भी जरूरत नहीं है, आंसर 30 ईयर्स आ जाएगा गवर्नमेंट के केस में। Now, acquisition of easement by the prescription has been provided under section 25 of the limitation act, which provides for the use of the light in air. 20 साल तक की बात की गई, ठीक है। Statement the right to such access or the use of the light air shall be absolute and indivisible. ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। Each of the said period 20 years shall be taken to be a period ending within the 3 years. 3 year थोड़ी ना है यहाँ पे, यहाँ है 2 years, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ना 2 years, so shall be taken to be the period of 2 years before the incident of the suit where the claim of to which the such period is concerned. तो 1 और 2 तो ठीक है, बाकी देखते हैं आगे ऑप्शन में क्या नजर आता है। ठीक है, देखो सी ठीक है, क्योंकि वहां 2 साल की बात कर रही है, 3 की नहीं लिखी गई है। इन विच सेक्शन ऑफ द लिमिटेशन एक्ट टाइम लिमिट इज प्रोवाइडेड फॉर द एक्वायरिंग ईजमेंट बाय वे ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। The time limit is provided for the acquiring easement by way of, अच्छा सेक्शन पूछ रहा है, 25वां सेक्शन है, ठीक है। Now which section of the limitation act provides that on lapse of the time not only the remedies but, ये सेक्शन 27 की बात कर रहा है, राइट भी खत्म हो जाता है, ठीक है। General rule is that the law of limitation only bar the remedy but does not extinguish the right itself. The exception is under section 27. आपका right भी खत्म हो जाएगा, remedy तो खत्म होगी, right भी खत्म हो जाएगा। For filing of the suit to enforce the payment of the money secured by the mortgage or otherwise charged upon the immoral property, the period of limitation prescribed is, ये कहाँ से क्वेश्चन आया है, 12 years when the money sued for becomes dues. For filing a suit to enforce payment of the money secured by the mortgage or otherwise charged upon immoral property, the period of limitation is prescribed. ये आपको पीछे के limitations के वो देखने पड़ेंगे articles, ठीक है। सेक्शन 12 years है इसमें, और मैंने आपको बताया 30 years 4 चीजों में ही है। मॉर्गेज को रिडीम या फोरक्लोज कराना, और गवर्नमेंट के मामले में 30 years, ठीक है। अब हम आते हैं मिसलेनियस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। मिसलेनियस प्रोविजन ऑफ द सूट एक्सेट्रा फॉर विद द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इज शॉर्टर देन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड इन द इंडियन लिमिटेशन इज कंटेन इन, कहां दे रखा है, कंटेन इन, ये हमारा है सेक्शन कौन सा है, 30, सेक्शन 30। यस सर। कितने क्वेश्चन है ये, ठीक है, ज्यादा नहीं है। Now, which provision of the Act is stipulated for the purpose of determining any period of limitation prescribed for any suit, appeal or application by any special or local law? ये 29 के किसकी बात कर रहा है, 29 के 2 की बात कर रहा है, ठीक है। As to section, ठीक है, तो 29 का 2, ये आ गया सी आंसर। अभी रिसेंटली पढ़ा है, याद भी होगा आप लोगों को। लिमिटेशन अप्लाइज टू व्हाट, सिविल सूट, क्रिमिनल, सिविल क्रिमिनल दोनों पे, ये बताइए आंसर। सिविल सूट्स। क्रिमिनल पे अप्लाई होता है क्या? अच्छा, क्रिमिनल के लिए कोई लिमिटेशन पीरियड है क्या? सेक्शन 466 to 473 of CRPC। 467 to 470, So 466 to 473 of CRPC। 466 सेक्शन है उसमें, कवर करता है। सर एक बार चेक कर लेते तो हैं। 463 है ना जिसमें लिमिटेशन होता है। 468 में लिखा वो टाइम पीरियड, ठीक है, लेकिन स्टार्ट ये 467 से होता है। अब आप चेक कर लीजिए इसको, और जहां तक मुझे लगता है 473 तक। यस सर। यस सर। हाँ जी। 467 to 473। ये ठीक है 467, यस सर। और ये जो पीरियड की बात की गई वो 468 है, ठीक है। 1 to 1, 1 to 3 और 6 month, यही तो लिखा है इसमें। यस सर। 1 to 1 में 1 साल, 6 महीने में जहाँ पे फाइन है, ठीक है, 6 महीने में केस के लिए हम प्रोसीड कर देना चाहिए विद इन 6 months इन केस ऑफ द फाइन, और 1 साल वाले मामले में आपको 1 साल का टाइम पीरियड है, 1 से 3 वाले में 3 साल, 3 से ऊपर देयर इज नो लिमिटेशन, सेक्शन 468।
ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं है इस सेक्शन में? नो सर। 467 to 473 याद कर लीजिए जल्दी से क्विकली। नाउ व्हिच इज द करेक्ट ऑफ द लॉ ऑफ लिमिटेशन? लॉ बार्स जुडिशियल रेमेडी, ठीक है, ये तो है, राइट खत्म नहीं होता है। नाउ लॉ ऑफ लिमिटेशन ओनली बार्स द रेमेडी बट नॉट एक्सटिंग्विश राइट। राइट। एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, अगर पीरियड खत्म हो गया तो आपकी रेमेडी खत्म हो जाएगी। पढ़ लेते क्या कहना चाहता है। एक्सटिंग्विश द डेट्स, कर्जा खत्म होता है, आंसर इज नो। रेंडर द डेट्स अनएनफोर्सेबल, अनएनफोर्सेबल हो जाता है, आप एनफोर्स नहीं करा सकते बिकॉज टाइम खत्म हो गया, आंसर इज बी। लॉ ऑफ लिमिटेशन इज अ प्रोसीजरल लॉ है या सब्सटैंटिव लॉ है? इट इज अ प्रोसीजरल लॉ, टाइम पीरियड बताता है ये, ठीक है। नाउ ऑपरेशन ऑफ लिमिटेशन इज रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है? सो प्रोस्पेक्टिव। सर अगर बोथ ये होगा आंसर क्योंकि इसका सी सेक्शन है 30, हाँ जी, तो सेक्शन 30 सर 30 में क्या लिखा है? मतलब उसमें कुछ मैटर्स में प्रोस्पेक्टिव हाँ सॉरी जी, रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन भी है, सेक्शन 30 कौन सा है? लिमिटेशन है। सेक्शन है, अरे लिमिटेशन एक्ट का ही है। सेक्शन 30 में वो वही 7 ईयर 7 वाली years, बात है ना, 7 ईयर शॉर्टर और 90 डेज वाली, yes. तो उसमें कहीं ना कहीं उसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, देख लेना एक बार। चलिए अब आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं क्विकली। वी स्टिल हैव 20 to 25 मिनट्स, क्विकली हम करेंगे। वी हैव एटलीस्ट अभी 45 या 46 क्वेश्चंस हैं, ये आप इनको पढ़ लेना जरूर, पीछे से पढ़ लीजिए। तो हम इन क्वेश्चंस को क्विकली करते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपका जरूर बन जाता है हरियाणा में। What is the prescribed period of limitation for filing of the suit by mortgage for foreclosure? क्या लिखा है वर्ड? foreclosure, सीधा सीधा आ जाइए, कितना टाइम पीरियड है foreclosure के लिए? 30 डेज। आप मुझे एंट्री नंबर बता दीजिए, चलिए आर्टिकल बताइए, कम ऑन क्विकली। 63A 63A, अरे रिडीम है वो, क्या नाम है, हर्षना, आपने जो बोला है ना 61A जो है वो रिडीम का है, ठीक है, ये रिडीम का है ना, ये तो 63 Yes, बोला sir. था। बोला है तो फिर मैं गलत हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। 63A आएगा रिडीम पे, ये रिडीम का यहाँ पे भी 30 इयर्स है, याद रखना ये आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और 63A आपका फोरक्लोजर है, फोरक्लोजर है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, 30 इयर्स। An application for setting aside of arbitral award has to be filed, कितने दिन में होना चाहिए? 30 दिन में होना चाहिए। वैसे ये तो आपको आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन एक्ट में मिलेगा, लेकिन इसका पीछे स्केड्यूल में भी है। आंसर इज 30 days from the date of service of the notice of the filing of the award, ठीक है। अच्छा, इसमें फर्क क्या है बी और सी में, ए और सी में, सॉरी, डेट ऑफ सर्विस है या डेट ऑफ नॉलेज है, तो दोनों में बड़ा फर्क है, चेक कर लेना। आंसर इज ए ही है इसका। The limitation of filing of a suit, जब आप सूट फाइल करते हैं by surety against the principal debtor, कौन फाइल कर रहा है सूट? सूट by surety किसके खिलाफ कर रहा है? प्रिंसिपल डेटर। would be 3 years from the date on which, कहां से काउंट होगा? जिस दिन से श्योरिटी ने पैसा दिया था क्रेडिटर को। कॉज ऑफ एक्शन तभी अराइज हुआ होगा ना, अरे किसने, प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे किसने पैसा दे दिया? श्योरिटी ने दे दिया, तो श्योरिटी का पीरियड वहां से स्टार्ट होगा, ओके। अब ये सारी चीजें कहाँ हैं? पीछे आप जाइए, ढूंढिए, सब चीज मिल जाएगी, आर्टिकल्स देखिएगा। एन एप्लीकेशन फॉर ब्रिंगिंग ऑन द रिकॉर्ड द एलआर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को रिकॉर्ड्स पे लाने का टाइम कितना है? 90 डेज है, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव 90 डेज मिलते हैं इसको, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को रिकॉर्ड्स पे लाने के लिए। What is the prescribed period of limitation for filing of the suit for compensation or liable cylinder? ये मैंने आपको कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया में 1 साल इसके लिए भी 1 साल है, दोनों के लिए 1-1 साल है, कहीं है 1 year in both cases, the answer is A. A suit for redeem आ गया, recovery of the possession of property, mortgage कितना है? 30 years होना चाहिए, ओके, आंसर इज A, 30 years. Under the Limitation Act, the period of limitation for filing of the suit for the compensation for false imprisonment, मैंने आपको क्या कहा था? जो इंपॉर्टेंट लिखवाए थे वही सारे आपको नजर आ रहे होंगे, 1 year, ठीक है। कहाँ इसका आंसर? 1 year तो है, लेकिन begun to run from the date, कब से स्टार्ट होगा? When the imprisonment ends, ends. Yes, sir.
ठीक है, ये कहाँ लिखा है, ये उसके थर्ड कॉलम में है, थर्ड कॉलम थर्ड कॉलम देख लेना। ठीक है, when the imprisonment ends, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। एंट्री नंबर कोई बता सकता है मुझे? सर ये टॉट के मैटर्स के अंदर है। हाँ, टॉर्च के हैं, तो एंट्री 73 बताइए। 73। यस तो सर 73 को एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए भी, एंड टू एंड 73, 1 ईयर विद द इम्प्रिजनमेंट एंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, ठीक है ना। फॉर अ सूट, देखो लॉजिक लगाना, अगर वो जेल में इम्प्रिजनमेंट में ही है तो वो कैसे सूट फाइल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो जब वो खत्म होगी तभी तो फाइल करेगा, तब से काउंट होगा 1 साल। फॉर अ सूट फॉर द पोजेशन ऑफ इमॉल प्रॉपर्टी, फॉर अ सूट फॉर द पोजेशन ऑफ इमॉल प्रॉपर्टी की बात करें, बेस्ड ऑन द टाइटल, कितना टाइम पीरियड है, 12 साल। पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज 12 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन, या फ्रॉम द डेट ऑफ द थ्रेट ऑफ द थ्रेट की बात नहीं है, फ्रॉम द डेट ऑफ द from 12 years from the date when the possession of the defendant become adverse to the plaintiff. The answer is C. कौन सी एंट्री है, एंट्री कौन बताएगा? आर्टिकल हाँ जी? 65। 5। अच्छा, 64 क्या है फिर? सर बेस्ड ऑन पोसेशन। ये क्या कह रहा है? फ्रॉम द डेट व्हेन द पोजीशन ऑफ डिफेंडेंट बिकम एडवर्स टू द प्लेंटिफ। ठीक है, for the possession of immoral property or any title therein based on title when the possession of the defendant became adverse to the plaintiff। ये कहाँ लिखी है बात? ये आपका कॉलम में लिखा है, थर्ड कॉलम। ठीक है, वहां से क्वेश्चन आया ये। ठीक सर है, इन बहुत दोनों में क्या इंपॉर्टेंट। फर्क है 64 और 65 में? 64 है फॉर द पोजेशन ऑफ इमॉल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द प्रीवियस पोजेशन, जो पहले कब्जे में था, एंड नॉट ऑन द टाइटल। उसके बाद टाइटल नहीं था लेकिन पोजेशन था। व्हेन द प्लेंटिफ वाइलिंग द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी हैज बीन डिस्पोज ऑफ, तो वो टाइम होगा डेट ऑफ डिस्पोजल, जब उसको कब्जे से हटाया गया था। ठीक है, दोनों में फर्क है, एक में कब्जे में से हटाया गया और एक में है जब उसका एडवर्स पोजीशन आया। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपके पास, एडवर्स पोजीशन की बात करेगा तो 65 एंट्री है। और अगर किसी को डिस्पोजेस किया गया, वो पोजीशन लेने के लिए कितने साल में करेगा, 12 साल होगा। ठीक है, दोनों में बड़ा फर्क है। A suit for which no period of limitation is provided elsewhere in the schedule of the act, the limitation would be, अगर जहां पे कोई सूट नहीं, टाइम पीरियड नहीं दे रखा, कौन से सेक्शन की, कौन से आर्टिकल की बात कर रहा है? 113। कितना है, 3 साल। ओके, now the period of limitation the suit related to torts mentioned in the schedule of the act is, torts कितना होता है, 1 साल है मैक्सिमम। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर द सूट रिलेटिंग टू द टॉर्च मेंशन्ड इन द शेड्यूल ऑफ द एक्ट, वैसे तो 1 साल भी है, 2 साल भी है, 3 साल भी। अभी आंसर क्वेश्चन किस फॉर्म में बनाया है, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अ सूट रिलेटेड टू द टॉर्च, सही है क्या क्वेश्चन है? सर ये गलत ही लग रहा टॉर्ट है। में तो 1 भी है, 2 भी है, हाँ, ये गलत है क्वेश्चन, 3 भी है। काट देते हैं इसको, गलत है क्वेश्चन। गलत है या मैं ही गलत हूँ? क्या पता पढ़ने में नहीं आ रहा हूँ। सर नॉट शायद होता यहाँ पर, फिर आंसर ए होता, पता नहीं। ये तो हो ही नहीं सकता, 4 साल। अच्छा, नॉट होता तो 4 हो जाता। हाँ, ये बात ठीक है, फिर ये अकेला पड़ जाता। ठीक है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर द सूट रिलेटेड टू टॉर्ट्स नॉट मेंशन, गलत करा इन्होंने, या नॉट लिखना भूल गए, तो आता आंसर ए। तो दिस इज अ, बहुत बड़ा काट देते हैं, गलत क्वेश्चन है, सिंपल को भी गलत कर रखा है। नाउ इन केस ऑफ द सूट रिलेटिंग टू द टॉर्ट्स ऑफ द ट्रेसपास, मैंने आपको सारे पॉइंट आउट करवाए हुए हैं कि कौन कौन से। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फाइलिंग द सूट फॉर द कंपनसेशन इज, ट्रेसपास के मामले में कितना होगा, 3 साल। ठीक है, याद रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। द पीरियड ऑफ द लिमिटेशन ऑफ फाइलिंग द सूट फॉर द डैमेजेस फॉर द डिफेमेशन, मान हानि का दावा, लीबल हो या सिलेंडर हो, कितना होगा, 1 ईयर। एक घुमा के पूछा हुआ ये। ठीक है, डिफेमेशन, डिफेमेशन कैसे होता है, लीबल या सिलेंडर, दोनों में 1 साल। इंग्लिश की बात करें 3 साल लीबल में, इंग्लिश लॉज। अंडर लिमिटेशन एक्ट द प्रेस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर द सूट फॉर द कंपनसेशन फॉर द मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, ये भी नोट करवाया हुआ था आपको, इट इज अ 1 ईयर। Now the period of the limitation for the suit relating to the account is, account के मामले में कितना होता है, 3 साल। ठीक है, एंट्री नंबर कहाँ तक, 59 तक है, 1 साल, 3 साल सॉरी, 60 तक है। ठीक है, 60 तक है, ये वहां पर है आर्टिकल नंबर 60 तक, 3 साल है सब जगह। Am I right? याद रहेगा।
Yes, sir. Okay, the period of limitation mentioned the schedule of the act for the suit relating to the accounts 3 साल ही हो जाएगा खत्म. कॉन्ट्रैक्ट, डिक्लेरेशन, डिक्री, इन सब में 3 साल ही होता है. कहीं है आंसर? तो डी आंसर हो गया. Okay, the period of the limitation for setting aside an ex parte decree कितना होता है? 30 अच्छा, ये days. क्वेश्चन 30 आया days. एक्स पार्टे डिग्री कहाँ पे है? कहीं है? आपने सीपीसी पढ़ी होगी थोड़ी बहुत. सर ऑर्डर 9 Yes, रूल sir. 13. Order 9 rule 13. रूल नंबर 13. अच्छा, ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 7 क्या है? सो उसमें भी तो एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स के लिए. प्रोसीडिंग है. अगर आप एक डेट पे नहीं आए, उस डेट पे कोर्ट ने डिक्री थोड़ी ना सुनाई होगा, डिसीजन थोड़ी ना दिया होगा. जो हुआ है उस प्रोसीडिंग को रिवर्ट बैक करना, दैट इज कॉल्ड 9/7. 9/13 का लगता है जहां पर पूरा सेट एक्स पार्टे डिक्री हो गई, पूरी डिक्री को सेट असाइड करना. ठीक है. अच्छा, एक्स पार्टे डिक्री जो होती है, क्या ये इज इट अपीलेबल और नॉट? यस. यस सर, अपीलेबल. अपीलेबल. अपीलेबल सही है स्पेलिंग क्या? कहां पर है अपीलेबल? 14 में. 14 में क्या? अपील. 14? ये अपीलेबल कहीं होगा, कहीं लिखा तो होगा ये अपीलेबल है. अपील फ्रॉम ऑर्डर्स. ये अपीलेबल ऑर्डर है क्या? ये तो डिक्री है ना. ठीक रही है. तो फिर 41 में. अरे यही तो क्वेश्चन है, ये तो कई बार आया हुआ है. इज इट अपीलेबल ऑर्डर और अपीलेबल डिक्री है ये? सर अपीलेबल डिक्री है तो 41 में होगा ना. ऑर्डर 41. एक काम करो, ऑर्डर नंबर 43 रूल नंबर 1 निकाल के पढ़ लेना आज. ठीक है. ऑर्डर नंबर 43 रूल नंबर 1 पढ़ लेना. अपीलेबल ऑर्डर्स को पढ़ना, सारे सबके सबको जानिए. क्या उसमें 9/13 नहीं लिखा? सीपीसी है आप लोगों के पास? यस सर. देखिए जरा जल्दी, क्विकली देखिए. कम ऑन गाइस, जल्दी से देखिए. 9/13 लिखा नहीं लिखा है? यस सर. हाँ जी, गड़बड़ कर देते नहीं तो अभी आप. यस सर. ये क्या है? ये लिखा डिक्री है, लेकिन क्या होता है ये? ऑर्डर. हाँ जी, कुछ ऐसी डिक्रियां हैं उसको अपीलेबल ऑर्डर माना गया है. ठीक है, मैं भी देख लेता हूँ एक बार आपको, ताकि याद रहेगा, भूलोगे नहीं. अब बाकी सीपीसी की बातें हम करेंगे बाद में. एक बार निकाल लेते हैं. ऑर्डर नंबर 43 कहाँ लिखा है? यस एंट्री सर. नंबर. ऑर्डर ही तो हो गया, क्योंकि हमें जो डिक्री आई है एक्स पार्टे डिक्री वही सेट असाइड करानी, तो उसके लिए हम एप्लीकेशन डाल रहे हैं. देखो, अब आप देखोगे ऑर्डर नंबर 43 रूल नंबर 1 और उसमें एंट्री नंबर है डी. ठीक है. एन ऑर्डर अंडर रूल नंबर 13 ऑर्डर नंबर 9 रिजेक्शन एन एप्लीकेशन इन केस ओपन टू अपील फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड अ डिक्री पास एक्स पार्टे. ठीक है. अभी हम चीजें बाद में पढ़ेंगे, सीपीसी नहीं पढ़ रहे, बट कीप इन माइंड इट इज अ अपीलेबल ऑर्डर. आगे चलते हैं. The period of the 3 year is prescribed under article number 137. The period of the 3 year is prescribed under 137. ये किस पे अप्लाई होता है? एप्लीकेशंस. देख लेते हैं. हाँ सही बोला वैसे आपने, रेसिडरी होता है. अच्छा, एक बार बता दीजिए, आपने अगर रेसिडरी वर्ड बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन में रेसिडरी कौन सा प्रोविजन है? So 127. हाँ जी. So अरे बोलो, गलती तो बोलोगे ज्यादा से ज्यादा. कौन सा आर्टिकल रेसिडरी है? 148. अरे 248. अच्छा, रेसिडरी एविडेंस में कौन सा है? 11. भूल गए. 11 इज द करेक्ट आंसर. ये एक बार बताओ, 148 कहाँ चले गए? अरे कैग से हमें क्या लेना देना? 147 से लेकर 151 तक तो कैग है. ठीक है. कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, थोड़ा ध्यान रखिए चीजों को. तो 8 याद रह गया बस. हाँ कोई बात नहीं. नो अदर पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रोवाइडेड फॉर फाइलिंग ऑफ एनी. ये एप्लीकेशन की बात करता है. ठीक है. पिछला वाला क्वेश्चन जो था 137 में एप्लीकेशन है, इसको रेसिडरी ही बोलते हैं. 113 इज आल्सो लाइक दैट, जहाँ पे 3 साल की बात करी गई सूट में, और 137 एप्लीकेशन. द पीरियड ऑफ द लिमिटेशन ऑफ फाइलिंग द रिवीजन पिटीशन टू द हाई कोर्ट. सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगी ये चीजें. एक चीज ध्यान रखना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनका रिवीजन, इनकी एप्लीकेशन, अपील, और इनके सामने जो भी रेफरेंस का तो कोई टाइम पीरियड नहीं है. अपील, एप्लीकेशन,
ठीक है, इनका टाइम पीरियड दोनों का, हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, रट लेना किसी भी तरीके से, चाहे कुछ भी लॉजिक लगाओ, ये मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, द पीरियड ऑफ द लिमिटेशन ऑफ फाइलिंग रिवीजन, रिवीजन भी लिखना, ठीक है, रिव्यू भी लिखना। टू द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 115 ऑफ द सीपीसी इज कितना है रिवीजन का? 90 डेज। अब कैसे याद करोगे? लॉजिक लगाया आज तक? नो सर। लॉजिक लगा लेना, लिखना, उसके बाद एक टेबल बनाना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का टाइम लिखना, रिवीजन कितना है, उसमें अपील कितने टाइम में होगी, वो अगर एक बार लिख लोगे ना फिर बोलोगे नहीं। जनरली हाई कोर्ट में 90 डेज होता है मैक्सिमम केसेस में, बट आपको मैं ये तुक्का मत लगाना, लिख के याद करना है आपको। अंडर लिमिटेशन एक्ट द पीरियड ऑफ द लिमिटेशन फाइलिंग द अपील फॉर द रिव्यू ऑफ द जजमेंट बाय द कोर्ट अदर देन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लिमिटेशन एक्ट में अपने ही डिसीजन को रिव्यू करने का टाइम कितना होता है, ये ध्यान रखना, पेपर में आ सकता है। रिव्यू 30 डेज, रिवीजन कहाँ होता है? रिवीजन हमेशा हाई कोर्ट में जाता है तो 90 डेज, रिवीजन 90 डेज, रिव्यू सेम कोर्ट 30 डेज। देखो कितनी जगह आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, अंडर द लिमिटेशन एक्ट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फाइलिंग ऑन एप्लीकेशन फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड एन अबेटमेंट इज 60 days। अब ये आपको याद रखने पड़ेंगे। The period of limitation for an application to restore a suit dismissed for the default for the appearance, ये कहाँ लिखा है? ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? suit dismissed for default, ये है क्या? सर ऑर्डर 9 रूल 9 का 9, ठीक है। dismiss for default, इसका मतलब कौन नहीं आया? डिफेंडेंट या प्लेंटिफ? प्लेंटिफ। प्लेंटिफ नहीं आया। अरे खुद केस फाइल करता है, खुद सूट फाइल करता है, खुद नहीं आता है। ठीक है, डिसमिस इन डिफॉल्ट, डिसमिस इन डिफॉल्ट डिक्री है क्या? नहीं है? नो सर, डिक्री तो नॉट अ नहीं। डिक्री। डेफिनेशन पढ़ लेना डिक्री की, इट्स नॉट अ डिक्री। अच्छा, कितने दिन में करेगा रिस्टोर करने के लिए? 30 डेज। 30 डेज, ठीक है। और 30 डेज में क्या होता है? ऑर्डर नंबर 43 रूल नंबर 1, उसमें भी कितने दिन है? 30 डेज। तो इसको कैसे याद करोगे? ज्यादातर ऑर्डर नंबर 9 में मैक्सिमम चीजें 30 डेज की बात की गई है। When would be the period of limitation for the execution of the decree passed in the suit for the partition commence? When would the period of limitation for execution of decree passed in the suit for partition commence? कब से स्टार्ट होगी? अच्छा, एग्जीक्यूशन में टाइम पीरियड कितना होता है? 12 साल। लेकिन ये कब से कमेंस्ड होगी? फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रिलिमिनरी डिक्री से होगी, फाइनल से होगी? अच्छा, एक बात बताओ, पार्टीशन जो होता है, पार्टीशन की जो सूट होता है, उसमें कितने तरीके की डिक्री आती है जनरली? क्या फाइनल आती है, प्रिलिमिनरी भी आती है? सब बोथ, प्रिलिमिनरी फाइनल दोनों आती है, मैक्सिमम दोनों आती है। ठीक है, प्रिलिमिनरी भी आती है, क्योंकि देखो प्रिलिमिनरी डिक्री कोर्ट दे देता है, उसके बाद मीट्स एंड बाउंड से प्रॉपर्टी का निपटारा होता है, मीट्स एंड बाउंड तो फाइनल डिग्री तब आती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फाइनल डिग्री जब आएगी उस दिन से काउंट होगा, प्रिलिमिनरी से नहीं होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लॉजिकल है। बी, पीरियड ऑफ द लिमिटेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री इज 12 years। पीरियड फॉर द पोजीशन इन स्मॉल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द टाइटल कैन बी फाइल। टाइटल लिखा है, कितना है इसका? ये आपके एंट्री नंबर 64, 12 years। सूट फॉर द कंपनी 65 वो एक बार आप based on चेक कर title लेना, ठीक है? 65। चेक कर लेना, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आगे पीछे ये एडवर्स पोजीशन वाला 65 है, बाकी सिंपल अगर आपको डिस्पोजेस किया गया उसके लिए आप जा रहे हैं तो 64 अप्लाई होगा। नाउ सूट फॉर द कंपनसेशन फॉर द मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कितना है? 1 साल। 1 year। यस मैलिशियस प्रोसिक्यूशन तो पता होगा क्या होता है? यस सर। यस सर। क्या होता है? आपके खिलाफ FIR हो गई, आपको परेशानी होनी पड़ी और बाद में फेक निकलती है, रिवेंजफुल निकलते हैं, तो आप उसके बाद मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस फाइल करेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ द सूट फॉर द प्रॉपर्टी विद द प्लांटिफ हैज कन्वेड व्हाइल इनसेन द टाइम फ्रॉम व्हिच द पीरियड ऑफ लिमिटेशन बिगिंस टू रन। ठीक है, इसका आंसर होगा व्हेन द प्लांटिफ रिस्टोर टू सैनिटी, जब वो सही हो जाएगा, सेन हो जाएगा। और द डेट ऑफ द प्रॉपर्टी वाज कन्वेड व्हेन द प्लांटिफ हैज नॉलेज ऑफ द कन्वीनियंस। तो आंसर होगा इसका
D. Now the limitation period for the initiating action where the no period of prescribed, जब कोई पीरियड नहीं दिया है anywhere तो कितना मानते हैं? 3 साल मानते हैं, ठीक है, दोनों सिचुएशन में, सूट या एप्लीकेशन. In case of the suit by the person excluded from the joint family property to enforce a right to share therein, the time from which the period of limitations to be begun to run, कब से होगा? From the date of exclusion, from the when the exclusion become knowledge to the known to the plaintiff, को जब पता लगा, when the plaintiff makes known his intention to recover possession, नहीं, when the date of refusal to hand over the possession of the plaintiff, जब उसे पता लगेगा कि उसे बाहर कर दिया गया है, तो आंसर इज बी. ठीक है, बी है इसका आंसर. द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ द सूट टू रिकवरी ऑफ द एरियर्स ऑफ रेंट कितना होता है? 3 साल होता है. ये तो रटी गया होगा. मैक्सिमम एग्जांपल हमने एरियर्स ऑफ रेंट के किए थे, पैसा लेने के. सूट फॉर द एरियर ऑफ मेंटेनेंस कैन बी फाइल्ड विद इन. अच्छा एक बात बताइए, हिंदू मैरिज एक्ट में एरियर्स की बात की गई है क्या? सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में एरियर्स की बात की गई है क्या? नो सर. अरे अगर वाइफ है जिसको कोर्ट ने कहा भाई आपको पैसा मिलेगा, मेंटेनेंस मिलेगा, लेकिन वो हस्बैंड नहीं पे करता है, तो एरियर्स बनते नहीं बनते हैं? उसका सूट कितने फाइल में होना चाहिए? फाइल 1 ईयर. वहाँ 1 ईयर की बात है, ठीक है, ध्यान रखना. अगर स्पेसिफिक पूछा गया है एरियर्स रिकवरी का, 1 ईयर है, ठीक है. और लेकिन एज पर द लिमिटेशन एक्ट दैट इज ऑफ द 3 years. लिमिटेशन फाइलिंग ऑफ एन अपील कमेंस फ्रॉम व्हिच डेट? लिमिटेशन फाइलिंग एन अपील कब से होता है अपील के मामले में? जब से उसको क्या मिलेगी? फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट होगा, डेट ऑफ द डिक्री, फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कॉपी. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाना चाहिए. लिमिटेशन फॉर फाइलिंग एन अपील कब से स्टार्ट हो जाएगा? फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट. क्या चीजें एक्सक्लूड हो जाएगी? जजमेंट लेने में कितना टाइम लगा, ठीक है, कॉपी लेने में कितना टाइम लगा, वो एक्सक्लूड हो जाएगा. नाउ द एनी सूट फॉर विद नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रिस्क्राइब. अगर कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया है तो आंसर इज 3 years. देखो बहुत जगह आया हुआ ये क्वेश्चन. पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर द प्रिफरिंग एन अपील from a decree passed by the court subordinate to the high court from the date of the decree is period of the limitation preferring an appeal. Appeal हमने prefer की है from a decree passed by the court subordinate to the high court. ठीक है, हाई कोर्ट से नीचे, यानी हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट जा रहे हैं. फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री इज कितना होगा? हाई कोर्ट में अपील करने का राइट कितना टाइम पीरियड होता है? मैंने आपको कहा था मैक्सिमम केसेस में 90 days है, ठीक है. रिव्यू में कितना था? रिव्यू में 30 days. 30 days था, भी पढ़ा था ना ऊपर, ठीक है. और रिवीजन में 90 days, अपील में 90 days है. अब इसको आप चार्ट बना के पढ़ लीजिएगा. A suit to set aside a transfer, set aside की बात कर रहे हैं. टीपीए में set aside किया जा रहा है. Transfer the property made by the guardian of the ward by wards who has attained the majority can be filed within the 3 years from when. कब से फाइल होगा? Transfer the property was made, person in possession is served notice, ward attained majority, person in possession refused to hand over the possession. क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं. सूट टू सेट असाइड टीपीए के अंदर मेड बाय द, अच्छा गार्जियन ने कर सूट टू सेट असाइड लगाया है बाय द वार्ड हु हैज अटेन मेजॉरिटी कैन बी फाइल्ड विद इन 3 years फ्रॉम द डेट व्हेन ही अटेन्स मेजॉरिटी. ठीक है, आंसर इज सी. आसान क्वेश्चन है. द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग द सूट फॉर द कंपनसेशन, द पीरियड ऑफ फाइलिंग द सूट for filing the suit for the compensation for injury caused by the injunction wrongfully obtained begins to run from कौन सी डेट से माना जाएगा? When the suit for injunction is filed, obtained, seized, ठीक है, filed होगा. Sorry गलत हो गया, ठीक है, इसको एक बार और पढ़ लेते हैं. It has to be when the injunction obtained, when the injunction ceases, when the injunction application is filed, when the injunction is filed. ओके, सीज है जब खत्म होगा इंजंक्शन. ये हटा लीजिए, गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि इंजंक्शन के फॉर द टाइमिंग स्टे हो जाता है ना. कौन सा सेक्शन है? 16 के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है क्वेश्चन. नाउ पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर द पोजेशन ऑफ इमॉल प्रॉपर्टी फॉर और एनी इंटरेस्ट देयरिन बेस्ड ऑन द टाइटल इज. पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर द पोजेशन ऑफ, ठीक है,
टाइटल 12 12 साल। years. Limitation to obtain a declaration of the title of immoral property. Limitation to obtain a declaration कितना होता है? 3 साल होता है। 3 years. 34 की बात कर रहा है SRA की। Now, what is the period of limitation filing the suit under Article 113 of the Limitation Act? 113 में क्या लिखा है? It is like a residuary 3 साल. In the case of suits, period of the limitation to recover possession from the tenant begin when? कब start होगा? Term of tenancy is expired, notice of the termination issued, tenancy is made. ये तो शुरुआत की बात कर रहा है। Term of tenancy is expired, जब से tenancy खत्म होगी उसके बाद 3 साल के अंदर उसको सूट। अच्छा, पोजेशन का है तो वो 12 साल हो सकता है, लेकिन टेनेंसी एक्सपायर होने के बाद। ठीक है। नाउ 40 क्या था? पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द डिक्री ग्रांटिंग अ मैंडेटरी इंजंक्शन इज कितना है? हाँ जी बताइए जल्दी से, कम ऑन। 3 years. 3 years। जस्ट वेट फॉर मोमेंट, इसको हम और भी इसके क्वेश्चंस है वो भी ओपन कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं, ये भी कर लेते हैं। तो आंसर इसका है लास्ट क्वेश्चन का 3 years। Then we have the period of limitation to recover possession of immoral property, mortgage, and afterwards transferred by the mortgage for the valuable consideration is the period of limitation to recover possession। possession वापस लेने के लिए, ठीक है, रिकवरी के केस में पोजेशन का कितना मैक्सिमम होता है? 12 years दिया जाता है। सूट फॉर द पोजेशन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रायर पोजेशन मे बी फाइल्ड विद इन, दैट इज आल्सो 12 years। by landlord to recover possession from the tenants, the period of limitation is कितना होता है? लैंडलॉर्ड अपनी प्रॉपर्टी रिकवर कर सकता है टेनेंट से। हाँ जी, अभी क्वेश्चन आया भी था, 12 years ही होता है। देखो पोजेशन के मामले में, पोजेशन के मामले में रिकवरी में पोजेशन में 12 साल होता है मैक्सिमम। और रही बात ईजमेंट की बात करें तो वो अलग है, 20 years 30 years गवर्नमेंट वाली बात हमने पढ़ी है। ठीक है, एडवर्स पोजेशन 12 years है, 64 या 65 पेनल्टी में से कोई भी। टॉर्ट्स के मामले में 1 year 2 year 3 years हो सकता है। अब टॉर्ट्स में जनरली डिफेमेशन से संबंधित लीगल स्लैंडर 1 साल होता है, और एंट्री नंबर आर्टिकल नंबर 60 तक मैक्सिमम केसेस में 3 years है। अकाउंट्स है, कॉन्ट्रैक्ट है, रिकवरी है, ये सारे 3 साल होंगे। नाउ व्हाट इज द लिमिटेशन फॉर द फोरक्लोजर? फोरक्लोजर की बात कर रहा है 30। ठीक है, 30 years। तो आपको पता ही होगा, एंट्री नंबर 63 का ए। व्हाट इज द लिमिटेशन फॉर फाइलिंग द सूट फॉर द रिकवरी ऑफ एरियर ऑफ रेंट? 3 साल होता है। 3 years। 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एरियर बिकम्स ड्यू। ये भी याद रखना, ठीक है, पीछे के जब से वो ड्यू हुआ है। एंड 46, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। The minimum period of the limitation prescribed in the Limitation Act is, minimum period of limitation prescribed in the Limitation Act is कम से कम, सबसे कम कितना? 10 दिन। कौन से मामले में है 10 दिन? Leave to summary procedure। summary procedure order number 37, ठीक है, CPC का। तो that is all about of the Limitation Act। I guess बहुत सारी चीजें कवर हो गई होंगी, और इसमें से ही आपके कुछ क्वेश्चन आपको हरियाणा में मिल जाएंगे। अगर आप एक बार इसको गो थ्रू जरूर कर लेना, आई एश्योर यू कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर होंगे। ठीक है, और एक क्विक रिवीजन भी हो जाता है। आने वाले क्लास में हम और सब्जेक्ट्स के भी इसी तरीके से एमसीक्यू करेंगे, तो स्टे ट्यून।
जोड़े रहिए।